गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी नाज़रीन, ऑफ कोर्स ये हेल्थ सेगमेंट है और हेल्थ सेगमेंट में हम आपकी बात, आपकी हेल्थ की बात करते हैं और ऑफ कोर्स कोई ना कोई ऐसे मौजू पे होती है गुफ्तगू जो हमारे लाइफ या मौसम के मुताबिक कुछ चेंजेस होती हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होती है आपको अवेयर करने की। तो आपको पता होगा अभी मौसम जैसा चल रहा है, वो किसी ने, अक्सर मैं इसको कॉमेडी में कह देती हूँ कि जो सर्दियों को आना था और गर्मियों को जाना था, अब दोनों कंफ्यूज हैं कि आना किसको है और जाना किसको, क्योंकि रात को एक सर्दी का खुमार है, इतनी बहुत ज़्यादा तो ठंड नहीं है लेकिन कुछ कम, और उसके बाद जो है दोपहर को जो है वो गर्मी का तापमान थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन वो भी एक कभी कभी इतनी शिद्दत होती है कि स्किन जलने लगती है। तो मौसम जो है वो नवंबर का, तो अक्सर ये होता है जब अगस्त में बारिशें होती हैं तो मौसम टोटल हवाएं चलने लगती है। अक्टूबर में तो बहुत ज़्यादा थोड़ी शिद्दत से लोग बाज़ार का रुख करते हैं तो मौसम चाहिए, लेकिन सुबह सुबह 7 बजे या 6 बजे ऑफ कोर्स ठंड ज़्यादा होती है, ये सर्दी ज़्यादा होती है। तो इसमें अब मैं बताऊं कि ये जो सर्दी, क्योंकि बारिशें खुल के नहीं हुई हैं जिस तरह कराची में हुई है, मैं अब इस वक्त, क्योंकि वैसे तो और भी सूबों में हो रही है लेकिन मैं इस वक्त कराची की बात कर रही हूँ जो मैं फेस कर रही हूँ मौसम को। तो आपने देखा होगा बारिशें इस तरह कराची में हुई नहीं जिस तरह होनी चाहिए थी, वो जो होते होते रुक गई। जैसे बुखार एकदम आए और आपने फ़ौरन उतारने की कोशिश की, वो डेंजरस होता है, आगे चल के आपके कहीं ना कहीं रुक जाता है, अंदर बीमारी पैदा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर वो सही तरह बारिश होती तो कहते हैं कि वो मिट्टी जो डिस्ट्रिक्ट के तौर पे उड़ती है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और अक्सर जब आपने देखा होगा जो बारिशें होती रहती है तो पानी और ज़मीन जो है वो मिट्टी जो है वो मतलब ठहर जाती है, लेकिन अब वो तमाम जो है मिट्टी उड़ रही है और जो हवाएं चल रही हैं वो हमारी डिफरेंट बीमारियों को यहाँ पर आप देख लोगे फेस कर रहे हैं हम लोग, जैसे अस्थमा, नज़ला ज़ुकाम, गले का वायरल और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि मौसम तब्दील हो गया है जिसकी वजह से आप नोट कीजिएगा अक्सर बच्चों के गले का खराश और सीने का चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। हॉस्पिटल्स का ये एक थोड़ा रेशो मेरे पास आया। लेट्स सी आज हम बात करेंगे अस्थमा पर और आपके गले की खराश पर और आपके नज़ला ज़ुकाम पर। लेट्स सी हम आगे चलते हैं, अपने डॉक्टर्स तमाम यहाँ पर जो हैं मौजूद हैं तो उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं होम्योपैथिक डॉक्टर हैं डॉक्टर मेहरुन्निसा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ठीक है, काफ़ी दिनों बाद आ जाए हैं, कहाँ चली गई थी? हम आपको ढूंढ रहे हैं, महर कहाँ गई, महर कहाँ गई है? बस मसरूफियत चल रही है। महर को मेहरू तो नहीं लेके चले गए थे और आपके हस्बैंड की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह गुड हो गया। अच्छा जी, मैं मेहरुन्निसा बहुत, शी इज़ वेरी नाइस लेडी और बहुत अच्छी माशाल्लाह की गुफ्तगू होती है। आगे चलते हैं, हमारे साथ बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक है और मेरे प्रोग्राम को बहुत टाइम से लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप तक अच्छी मालूमात पहुंचा रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपके इंट्रो में ये था कि मौसम ये कंफ्यूज है कि सर्दी में जाना है गर्मी में आना है, और हम कंफ्यूज हैं कि ब्लैंकेट रात को पहनना है, ओढ़ना है या नहीं ओढ़ना है। डिसाइड नहीं कर पा अगर फुल फैन करें तो ब्लैंकेट ओढ़ें और नहीं फैन को बंद करें तो पहनने को उतारें। कंफ्यूजन, दोनों कंफ्यूज हैं। अच्छा, आपने अपनी वही बात नोट की है जो आप अंदर से हैं, आपने हंसी मजाक की, आप अंदर से ऐसे ही हैं। जैसे माशाल्लाह वीनस में ये है अच्छा कि हम बड़े कंफर्टेबल आते हैं, हमें कोई ऐसी टेंशन में होते, स्ट्रेस में नहीं होते, वही हंसी मजाक से लोगों को एक अच्छी अवेयरनेस, जैसे आज का जो टॉपिक है वाकई कनेक्टेड है आजकल के वेदर से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और यकीन करें जो अक्सर लोगों को जब नहीं पता होता ये फ़ौरन नज़ला रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उनके दिमाग में जाके जम जाता है, ये बड़ी तकलीफ़ करता है और या आपके सीने पे गिरता है। ये सारी बातें हमने करनी है। मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर साहब, बहुत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन देते हैं और मैं उनका दिल की गहराई से शुक्रिया करती हूँ। डॉक्टर तारिक नदीम साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। अच्छा, बड़े एनर्जेटिक भी, ये भी नाज़रीन को सॉरी लफ्ज़ बताना भूल गए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा शो होता है आपका और टॉपिक इंतहाई लाजवाब मौसम के लिहाज से। नहीं, अच्छा है ना, देखिए आप लोग जो हैं एक मतलब जिम्मेदारी निभा रहे हैं तमाम लोगों के लिए
और पेशेंट आपके पास आते हैं, लेकिन अगर वही बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दी जाए तो बहुत कितनी अच्छी अच्छी बात है। लेट्स सी हमारे साथ हमारे, क्योंकि वीनस एंटरटेनमेंट को बहुत सारे लोग देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो घर में बैठे हुए लोग हैं वो भी ज़रा सा अवेयर हो। अच्छा जी, आगे चलते हैं, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जियो लाइफ हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करते हुए तारिक महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप भी बहुत, आपकी भी एब्सेंट्स में देख रही हूँ सर, बहुत है सर, कैसे हैं आप? ठीक है, Alhamdulillah. First of all, I really appreciate for your dressing and get up today as cricketer and like a captain of team. ओए, People ओए, fit ओए, fat. ओए। अच्छा, इन्होंने भी वही बात सुनाई जो इनके दिल को लगी है। बिल्कुल लगी है, बिल्कुल। अच्छा, हर किसी की अपनी पसंद अपनी होती है, पसंद। वो उसी को नोट करते हैं। इनको इसका मतलब है ही इज इंटरेस्टिंग इन क्रिकेट है, तो इनको ये गेम पसंद है, हैं? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा लेकिन पसंद है, चले बचपन में अच्छा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे साथ कहते हैं कि सीनियर लोगों की और जो जिनका एक्सपीरियंस उम्र के साथ बढ़ जाए, अब वो कहेंगे मैं क्या मतलब मैं बहुत बड़ा अंकल लग रहा हूँ, क्या मतलब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मुझे ये बताना चाहती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारी खुशकिस्मती होती है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे दरमियान मौजूद हों, हमारी रहनुमाई करें, तो ये हमारे लिए एजाज़ की बात होती है। यहाँ पर डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है सर, आपका खफा आप तो खरी से हैं? नहीं नहीं, सर, क्यों खफा हूं? कल काला कलर कर लीजिएगा, ठीक है? फिर नहीं, मैं कहूँगी नहीं, यंगर नहीं, नौजवान। अच्छा जी, मेरी ये फैमिली है और मैं इनके साथ जो मेरी गुफ्तगू होती है बट कंफर्टेबल जोन, ये लोग भी मुझसे बात इसी तरह कर लेते हैं, तो हम आपको हल्के फुल्के अंदाज पे आपको अवेयर करते हैं। बच्चों में जो है वो अक्सर आपने देखा होगा नज़ला बह रहा है, और घर में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, शहद और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम लोगों उसका इस्तेमाल अगर हमें मालूम हो तो बहुत जल्दी उससे करो। ख़ास तौर पे मैं छोटे बच्चे जो बिल्कुल अभी पैदा हुए हैं 2 महीने के, वो जल्दी इस तरह की बीमारी, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, असरअंदाज बीमारियाँ उन पर ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले डॉक्टर खालिद की तरफ चलती हूँ, ज़रा मैं चाहूँगी इंट्रो होना चाहिए हमारी जो आज हमारे टॉपिक डिस्कस करें। ओवर टू यू खालिद साहब। थैंक यू। टीवी का जैसे डॉक्टर तारिक साहब ने कहा कि कहते हैं कि बहुत अच्छे टॉपिक और कनेक्टेड होते हैं वेदर के साथ से। आज का नहायत ही एसेंशियल टॉपिक इसलिए है कि हमारा वेदर भी चल रहा है, मौसम इस तरह का है जो चेंजिंग वेदर है, सर्दी से गर्मी, गर्मी में सर्दी से, और पोल्यूशन की वजह से ये अस्थमा की जो शिकायतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, ठीक है। और दिन ब दिन ये जो है ये एग्रीवेट हो रही है, ये रिड्यूस नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक कि ये शहर डस्ट फ्री जोन नहीं होता तो ये कंडीशन रहेगी और मज़ीद बढ़ती रहेगी। अच्छा, अब पहले ये कर लें कि अस्थमा, व्हाट इज़ अस्थमा? अस्थमा है क्या चीज़? अस्थमा हुआ है कि सांस लेने में दिक्कत होना और फिर ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाना कि वो बगैर किसी इनहेलर के वो नहीं रह सकता। अच्छा, एक इसी तरह से ब्रोंकाइटिस है। अस्थमा ब्रोंकाइटिस में फ़र्क है, जिसमें पसलियाँ चलना, पसलियाँ वो अक्सर बच्चर और एक बच्चों में सीटी होती बचती है। है। सीटी बचती है, वीजनिंग। हाँ, रात बिल्कुल को खासतौर पे इसी 3 तरह बजे। की। हाँ, इसी से क्या बात आती ऐसी है, हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, वो बच्चा सांस ले रहा लगता है कि ची ये समझ नहीं आता कि आवाज़ को बेसिकली कहाँ से ले रहा है वो नहीं, वो बेचारा, सीना बोल इसको दिक्कत होती है। वो जो है बिल्कुल आपकी ये जगह जो है बच्चे की ये धंसना शुरू होती है, जिससे ये तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। अच्छा, ये मुंह खुल टेक्निक- जाता है, नाक बंद होती है। हाँ, नाक बंद होती है, सांस खींच के ले रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए डेंजरस होता है। उसको कुछ हद तक के घर में फर्स्ट एड दी जाती है, लेकिन उसको लॉन्ग लास्टिंग नहीं सर, वो करता, नेबुलाइजिंग वरना के बगैर डेंजरस बड़ा होता है मुश्किल है। वो बहुत नेबुलाइजिंग ज़्यादा। बहुत ज़रूरी होता तो ब्रोंकाइटिस होता है, इससे टाइम ड्यूरेशन होता है, कोई बहुत जल्द 6 महीने, साल, 2 साल, लास्ट जो है 11 साल के अंदर अंदर बच्चे की शिकायत वो पसलियाँ चलना ख़त्म हो जाती है। क्योंकि अगर वो जो है बच्चा कोई ठंडा पानी पी ले या डस्ट में चला जाए तो उससे उसको एलर्जी होती है, क्योंकि वो ब्रोंकाइटिस होता है इसलिए कि उसमें जो है ना सांस, ये फेफड़ों की नालियों में सोरिश पैदा होती है, ये फ़र्क है। और अस्थमा में क्या होता है कि वो क्योरेबल नहीं होता, ठीक है। वो उसको सिर्फ और सिर्फ मैनेज किया जाता है। मैनेज का मकसद है कि उन चीज़ों से कि जिससे आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मुख्तलिफ नाम है अस्थमा के, ठीक है। केमिकल रिएक्ट होना अस्थमा की, डस्ट एलर्जी, फ्रेगरेंस एलर्जी। आप हैरत करेंगी कि कहते हैं एक्सरसाइज अस्थमा, कि अगर अस्थमिक पेशेंट है और वो चल रहा है तो पता चला वो एक्सरसाइज के लिए चल रहा था, लेकिन बाद में उसकी सांस फूलना शुरू हो गई, बिल्कुल ऐसे। तो जिस वो अस्थमा में कन्वर्ट हो गया।
تو ان باقی چیزوں کو بہت کیئر کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ استھما اور برونکائٹس میں جج کرنا مشکل ہوتا ہے، لوگ اس کو استھما کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو یہ خاص طور پہ جو ڈسٹ آج کل جو ہے اتنی زیادہ ہے ہمارے کراچی، اسپیشلی کراچی شہر کے اندر. بالکل ایسے سر بہت زیادہ ہم سنتے پلانٹیشن تھے نہیں ہے بہت زیادہ. ہم سنتے تھے کراچی جو ہے نا وہ ڈسٹ فری زون ہے، لیکن اب جو ہے ڈسٹی زون ہے. بالکل ہر ایریا میں ہر جگہ پر آپ گھر کی 10 دفعہ صفائی کریں لیکن ڈسٹ ہے. اب جس کو ڈسٹ سے الرجی ہے وہ جب وہ انہیل کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو فورن پارٹیکل اس کے زراعت اڑتے ہوئے ہوا سے تو وہ ایستھما میں آپ کے برونکائٹس وینز جو ہوتی ہیں سانس کی بلاک وہ شرنک ہو جاتی ہے، اور برونکائٹس میں نہیں ہوتی ہے، ایستھما میں شرنک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انہیل لیتے ہیں، جو وہ وینز کو کھولتی ہیں تو وہ سانس لینے کے قابل ہوتا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے اس میں بہت ساری احتیاطیں ہیں. پھر اس کے بعد وہ ابھی ہم ذرا سا پہلے نشان یعنی انڈیکیشنز بتا رہے ہیں کہ کیا کیا پرابلمز ہیں. لیٹس سی ہم آگے چلتے ہیں. ذرا ڈاکٹر معین الدین صاحب کی طرف میں جانا چاہ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. آپ یہ بتائیے کہ اچھا جب ہم گفتگو کرتے ہیں میں معین الدین صاحب کی طرف چلتی ہوں. ابھی میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ آف کورس جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں ذرات ہوتے ہیں وہ ہم کو انفیکٹڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اثر انداز ہوتے ہیں، ہم اس سے انفیکٹڈ ہوتے ہیں. تو بات ہم کریں گے کہ آیا کہ کون سی اس انوائرمنٹ سے اس بیماری کو اور مائلیج ملتا ہے. جی ڈاکٹر معین الدین صاحب. بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب نے جس سے کہ آج کل کے حساب سے جیسے ابھی ویدر چینج ہو رہا ہے، گرمیاں جا رہی ہیں اور سردیاں آ رہی بلکہ آ گئی ہیں. کیونکہ رات میں تو ایسا لگتا ہے کہ سردی آ گئی ہے اور صبح جب اٹھو لگتا ہے کہ ٹھنڈ ہے، لیکن 12 بجے لگتا ہے کہ پھر گرمی واپس آ گئی. تو اس میں بڑا دخل ہے، ہاں بڑا کنفیوژن ہے. اور اس کی سب سے بڑی پھر جو سبب بنتا ہے جیسے استھما. استھما کیا ہے؟ یہ بھی الرجی ہے. بالکل ایسے ٹھیک. اور الرجی کیا ہے کہ یہ ہماری صنعتی کراچی صنعتی زون ہے، سب سے بڑا پاکستان کا سب سے بڑا ہب ہے. اور یہاں دیکھیں کارخانوں سے، ملوں سے، فیکٹریوں سے جو دھواں نکلتا ہے، جو گیسز نکلتی ہیں، بظاہر تو نظر نہیں آتا لیکن ہے. اس کے علاوہ گاڑیوں کا جو ایک سیلاب یہاں آیا ہوا ہے کراچی میں خاص طور پر کہ کہیں ذرا سا ڈسٹرب ہو جائے تو پورا لائن لگ جاتی ہے ملوں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں سے پھر جو یہ دھواں اور یہ ساری چیزیں بنتی ہیں، یہ سب سے بڑے ایک کیمیکل ہوا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ہوا. دوسرا یہ کہ یہاں کوئی صفائی کا اس کا کوئی انتظام نہیں. جہاں آپ کسی بھی سڑک سے نکل جائیں، سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، سب دھول مٹی. ابھی تو میں کہتی ہوں پورا کراچی کھود کر ڈالا. اگر گھر سے وائٹ ڈریس پہن کے نکلو جب واپس آؤ تو آف وائٹ ہوا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. خود شکل پہچان میں نہیں آتی. تو پھر اندر کا بھی کیا حال ہوگا جو اندر کا کیا سانس لے رہے ہیں؟ بظاہر تو چیز نظر نہیں آ رہا نا کچھ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب آپ گھر سے وائٹ ڈریس پہن کے نکلے اور جب گھر آ کے اس کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ واقعی کچھ میں کہاں سے آیا ہوں. بالکل ایسے. تو یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں کہ اچھا اسی سے پھر استھما اور بہت ساری بیماریاں، آنکھوں میں سوزش، یہ بھی سب اسی الرجی کی وجہ سے. اور یہی جو پولوشن ہے، جو آلودگی، اب یہ آلودگی کیسے؟ جیسے صنعتوں سے دھواں نکل رہا ہے، گیسز نکل رہی ہیں، گاڑیوں کا ہے، تو آنکھوں سے پانی بہنا، جلن، آنکھوں کی بیماریاں، دل کی بیماریاں. آپ نے بات کی نا ابھی کچھ دنوں سے ہمارے ایریا میں لائٹ بنتا جا رہی، تو جنریٹر آن کی. جنریٹر آن کرنے سے کیا ہوا کہ میں مطلب قریب گھر ہوگا تو آف کورس اس کی ایک شور تو الگ ہے، اس کا جو اسموک ٹائپ کا جو تھا نا وہ میری آنکھوں سے پانی نکلنے لگ گیا. بالکل ایسے ہی. میں نے تھوڑا مطلب اپنے دروازوں کو تو نہیں کھولا ہوا تھا، نیٹ وغیرہ تو دروازے پہ لگی ہوتی ہے، تو اس کا جو بدبو ہے نا وہ میری آنکھ میں مجھے اریٹیٹ ایسا ہو رہا تھا جیسے وہ اکثر کبھی کبھی کوئی کلر کروایا جائے نا تو ہم اس روم میں جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں جلنے لگتی ہیں، سیم ویسی مجھے فیلنگ ہو رہی تھی. اور میں نے کہا یار یہ دیکھو یہ تو کتنا ڈینجرس ہے. وہ جن کے گھر میں ہے ان کے بچوں کو، میں تھوڑا سا اس میں سینسٹیو ہوں، ذرا میرا بھی کم ہے، تو وہ مجھے اتنی جلدی فیل ہوتا ہے. میں اگر کسی آفس میں ایسے جاؤں جس کو ابھی بھی رینوویٹ کیا ہو یا کچھ ہو تو میں کہتی ہوں آپ لوگوں نے کہ ابھی کلر کروا کے ہاں وہ ابھی کام چل رہا ہے، تو اس کی اریٹیشن میری آنکھوں میں سے پانی جاری ہو گیا. تو اب مجھ سوچے کہ چھوٹے معصوم بچے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. تو پلیز بی کیئرفل. ایسے بچوں کو تھوڑا ان کی پلیس چینج کریں. اور خاص طور پہ جب موسم چینج ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ پولیوٹیڈ
हमारे कराची में सबसे ज़्यादा डस्टी एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा जो हमारे सीने को अफेक्टेड करता है। अच्छा आगे चलते हैं, मैं ज़रा डॉक्टर तारिक की तरफ चलती हूँ। अच्छा ब्रेक लेते हैं, चलें जी ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम ऑफ कोर्स इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। यानी कि आज जो टॉपिक है वो दमा, एस्थमा और चेस्ट इन्फेक्शन लाइक गले की खराश, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस सब पर बात करेंगे। खांसी चिढ़ जाए तो ये टीबी बन जाती है, आपकी पसलियों पर वज़न ज़्यादा बढ़ जाए तो ये टीबी बन जाती है। लेट्स सी हम आज बहुत सारी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक पर। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और जी नाज़रीन, ये हेल्थ सेगमेंट है। हेल्थ सेगमेंट में बात करें हम एस्थमा की, गले की खराश और नाक से पानी बहना, और पानी नाक से पानी अगर ना बहे और वो रुक जाए और दिमाग में जमा हो जाए तो उसका भी पेन बहुत होता है। ये तमाम के ऊपर गुफ्तगू हो रही मेरे साथ तमाम हेल्थ कंसल्टेंट यहाँ तशरीफ रखते हैं। इन सबका दिल की गहराई से शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन अब हम चलते हैं क्योंकि तारिक खालिद साहब से थोड़ी गुफ्तगू हुई है, क्योंकि हमने थोड़ा आप तक पहुँचाया इसका इंट्रोडक्शन, लाइक एस्थमा या ये एनवायरमेंटल मौसम की तब्दीली हमारे पर कैसे अफेक्टेड होती हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब ने भी थोड़ा रोशनी डाली। अब हम जरा चलते हैं डॉक्टर तारिक नदीम साहब की तरफ। डॉक्टर साहब ऑफ कोर्स मैं जो बात करी कि अगर मज़ीद ये जो लापरवाही की जाए, क्योंकि सबसे मैं चाह रही थोड़ा थोड़ा डिफरेंट अंदाज में इंट्रो हो जाए, तो उससे रेलेवेंट क्या क्या चीज़ होती है अगर हम लापरवाही करते हैं। जैसे अब नाक बह रहा है, क्या इससे नोस्ट यानी कि दूध बढ़ जाते हैं नाक, या हड्डी टेढ़ी हो जाती है, हम परवाह ना करें। ओवर टू यू सर, नज़ले से। देखें जी, मसला ये है कि जो अभी मौसम है, इस मौसम में एस्थमेटिक पेशेंट जो कि मतलब डॉक्यूमेंटेड है कि एस्थमेटिक है, ठीक, सबसे पहले हमें एस्थमेटिक लेबल करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, फिर हम उससे कहते हैं कि ही इज़ और शी इज़ एस्थमेटिक। आजकल एस्थमा भी है, जो हैं पेशेंट एस्थमा के वो भी सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम एस्थमा लाइक सिम्टम भी एक चीज़ साथ मिलती है कि इट इज़ नॉट एस्थमा बट एस्थमा लाइक सिम्टम्स उसमें आ रहे होते हैं, जैसे वीजिंग तक मिल जाती है। क्योंकि ये सब शुरू होता है एलर्जिक से, और एलर्जिक राइनाइटिस इसकी शुरुआत होती है। एलर्जिक राइनाइटिस थोड़ा सा बताया ना, मैं एलर्जी पेशेंट, मुझे ये जो कलर की स्मेल है ना, ये पेंट की खांसी, उसका रीज़न कोई भी हो सकता है। एलर्जी बेशक स्टार्टिंग एलर्जी होती है, जैसे इसका पेट्रोल नाम की है, बदबू बहुत शदीद, जी हाँ, स्टार्ट उसमें मुझे हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है सर। वो एस्थमा लाइक सिम्टम्स होंगे। एस्थमा डॉक्यूमेंट करते हैं अच्छा जब सर, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, थोड़ा सा आपके माइक क्लियर आवाज़ आपकी नहीं जा रही। अच्छा बात हम करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि बात हो रही है एस्थमा की, तो मैं ज़रा सा डॉक्टर तारिक, एक दोनों तारिक देखें आज, दोनों एक तारिक ने हम दूसरे तारिक साहब के पास, तारिक महमूद हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर, जियो लाइफ हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करते हुए। डॉक्टर साहब, एक छोटे बच्चों की मैं बात कर रही थी, और फिर हम ज़रा उनकी बताइए जिनका इम्यून सिस्टम बड़ा वीक होता है लाइक, और उनके ऊपर तो इतनी जल्दी हर चीज़ इफेक्टेड होती है। अब हम मुझे बताएं कि एक बंदे को ज़रा सी बात पे नज़ला हो जाता है, ज़रा सी बात छींकें आने लगती है, मसाले की बदबू से ख़वातीन आपने देखो कि छींकने मारने लग जाती, और जिनको अगर इम्यून सिस्टम मतलब इतना स्ट्रॉन्ग ना हो तो वो कुछ भी काम करें, उनको सबसे पहले चेस्ट एस्थमा यानी कि अटैक होता है। ओवर टू यू सर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। सबसे पहले तो जो सेंसिटिव होते हैं ना, जो जिनके इम्यून सिस्टम जो है बहुत वीक होता है, उन पे ज़्यादा होता है। ये एस्थमा जो होता है ये जेनेटिक होता है, ठीक है, यानी अम्मी को है, अब्बू को है, तो किसी बच्चे को तो होगा, या फिर एलर्जीज होते हैं। और एलर्जी आप हर इंसान की अलग अलग उसको एलर्जी होती है। जैसे सर ने बताया, डॉक्टर खालिद ने, कि फ्रेगनेंस से होती है, अंदर डस्ट से भी होती है, स्मोक से भी होती है, बहुत से अलग अलग उसमें होती है। अच्छा, तो अब जो आपने बच्चों के लिए बात की, तो बच्चों के पेरेंट्स को उनको पता होता है कि हमारे बच्चों को कौन कौन से किस चीज़ से एलर्जी होती है, तो उनको उस चीज़ से सेव करें। और दूसरी जो अडल्ट हैं, अब उसकी भी मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं। जैसे हमारी जो एक तो शहर कराची जो है, उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा रुझान है, इसमें ट्रैफिक भी है, सनती भी है, उसमें आबादी के अंदर आबादी के साथ साथ सनतें, जिससे धुआं
स्मोक उठता है, वो भी हमारे एलर्जी और समय का बायस बनता है। इसी तरह टेक्सटाइल वगैरह में जो लोग काम करते हैं वो मास्क वगैरह नहीं लगाते, वो जो मार्बल में काम करते हैं, वो जो मार्बल में ग्रैंड लगा होता है, ड्रररर। बिल्कुल उससे भी डस्ट। तो इससे ये है कि आप मास्क वगैरह लगाएं, अपने आप को उस चीज़ से सेव करें, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी मतलब आप सेफ अच्छा हो डॉक्टर सकते साहब हैं। ने एक बात की, और वो ये कि जो लोग अगर किसी इस प्रॉब्लम में हैं तो वो एहतियात करें इन चीज़ों से जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। अच्छा, जैसे आपने कहा मास्क लगाएं, तो अब किसी को ये ऑफकोर्स उसकी जॉब, नेचर ऑफ जॉब जो है वो ऐसी फैक्ट्री में है, तो उस जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो फैब्रिकेशन हम करवाते हैं, वो स्प्रे वगैरह उसकी जॉब है, अब उसको एहतियात करनी, क्योंकि सब जब वो खुद स्प्रे कर रहा है कि भाई इनके घर में काकरोच ना आए और फैब्रिकेशन करवा रहे हो, तो वो उसको भी बड़ा मास्क वगैरह करना पड़ेगा। मास्क तो हर हाल में लगाना चाहिए ना। मास्क तो चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे फैक्ट्री हो, टेक्सटाइल हो, केमिकल के कुछ फार्मास्यूटिकल हो, तो मास्क तो आपको मस्ट लगाना है। या इवन के जो आप शहर कराची में जो आजकल जो जगह जगह पे खुदाइयाँ और सारी डस्ट और बहुत है इन, आप पता है अल्लाह करे कि जल्द से जल्द, अब हम मीडिया पे बता रहे हैं, हम बार बार हम सब बता रहे हैं यार हमारे शहर दुनिया दिख रही है हमें, तो हम क्या मैसेज आ रहे हैं कि हमारा हम अपने शहर की खुद बुराई कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत जितना हमारी जो रोड्स वगैरह बन रहे हैं जल्द से जल्द कंप्लीट हो, और फिर जो है शजरकारी हो, दरख्त लगाए जाए, ताकि उससे जो है वो ऑक्सीजन मिले, और जो हमारी कर्ब है वो उसको सक करें, एनवायरनमेंट हमारा नीट एंड क्लीन हो। तो ये वजह यही होती है कि आपको जो ये इसके जो एस्थेमेटिक का ताल्लुक है वो डस्ट एलर्जी से। जब हमारे शहर में हरियाली होगी, पौधे होंगे, दरख्त होगा, तो सफाई होगी तो यहाँ हम महफूज जब रहेंगे। दरख्त में ऐसी सोचे से, जैसे आप कह रहे थे ना कि दरख्त होंगे, तो मुझे ऐसे परिंदे एकदम महसूस होने लगे कि यार एक हरियाली वाला माहौल होता है ना, क्योंकि आप कभी जाएं, क्योंकि अल्लाह ने वैसे उसको कुदरती तौर पे हसीन किया हुआ केपी के अब वो। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान और लाहौर ये नंबर 1, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने मीडिया में देखा था, लाहौर में जो है वो डस्ट में और इसमें फॉग और स्मोक में नंबर 1 पे। अब सेकंड नंबर कराची आ गया। ये डेंजर सिचुएशन है सर। लेकिन फिर भी शुक्र है कि हम सेकंड पे हैं अभी पाकिस्तान में। नहीं, अगर हम नहीं परवाह करेंगे हमें, तो मैं समझता हूँ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, शहर का एनवायरनमेंट है, हमें फर्स्ट पे होना चाहिए, क्योंकि लाहौर फिर भी हमसे कदरे बेहतर है। ये बात भी लेकिन वो नेचुरली वो उसमें फॉग है और स्मोक है, तो वो नेचुरली है, कुदरत की तरफ से। उन्होंने शहर को तो कदरे बेहतर, कराची शहर से तो काफी बेहतर है। काफी नहीं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर Infrastructure बहुत अच्छा। बहुत देखो अच्छा है। अप्रिशिएट अगर किसी की तारीफ में बुखल नहीं रखना चाहिए, आप क्लियर बोले, नो डाउट। मैं वहाँ पे शुक्र है मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उनकी सड़कें और क्लीनिंग सफाई बहुत। और मैं मॉर्निंग में एक बार जब हम लोग सुबह सुबह हलवा पूरी खाने गए, तो एज़ कम्पेयर टू मैं कराची में गई, तो मैं एक जगह पर हम नाश्ता करने गए, तो मैंने कहा यार अभी ये वो लोग सुबह सुबह सब इतनी गंदगी थी, मैंने कहा मुझे यहाँ नाश्ता नहीं करना, रहने दो। मैं फिर बाहर निकल आई, और एज़ कम्पेयर टू मैं वहाँ पर गई तो वहाँ अर्ली इन द मॉर्निंग स्वीपर्स मौजूद थे, और रात को भी वहाँ पर सफाई होती है। मार्केट में रात को ही सफाई कर देते हैं, ताकि सुबह जो होटल्स या रेस्टोरेंट खुलते हैं उनमें प्रॉब्लम ना हो। ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। कुछ टाइम पहले लाहौर गया, तो ऐसी रात को मैं निकल गया होटल से बाहर ना घूमने के लिए, तो मैं एक जगह मैं थिएटर अटेंड किया, मुख्तलिफ जगह। 3 बजे मैडम मैं जब वापस आया तो रात के 3 बजे वहाँ सफाइयाँ हो रही थी, मशीनें चल रही थी लाहौर शहर में। मुझे खुशी मुझे महसूस हुई कि देखो रात में, और अच्छा सफाई भी हो रही है, और साथ साथ जो रोड जहाँ जहाँ टूटे हुए हैं उनकी मशीन चल रही है, और वहाँ उनको पंचर लगा रहे हैं रोड पे, जो टूटे हुए होते हैं उनके, वो साथ में सारा उनका मटेरियल मशीनरी जहाँ जहाँ देख रहे हैं कि टूटा हुआ है उसको। अच्छा सर, इसका तारीख से मैं एक बात बताऊं, मैं ज़रा इनकी तरफ चलती हूँ। इसका रीज़न जो हम किसी और तरफ जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली गंदगी से भी बीमारियां पैदा होती हैं। इसमें हमारा अपना भी एक शहरी सिविक सेंस जिसे कहते हैं वो भी होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या कहते हैं, कोई आके कर ले, कोई कर ले, ये तो गवर्नमेंट का काम है, लेकिन यकीन करें हमारे भी बहुत सारा काम है, क्योंकि हम एक जानवर भी अगर कहीं बैठता है तो कहता है साफ़ करके, दुम से साफ़ करके बैठे, लेकिन हम लोग इंसान होके, और सफाई निस्फ ईमान है वो हमारे लिए कहा गया, लेकिन हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो नहीं करते। आप किसी गाड़ी की दुकान पे भी जाए ना, गाड़ी ठीक करने, साइड पर कचरा उड़ा होगा, शॉपर्स उड़ेंगे, वो ये नहीं सोचता कि एक बड़ा शॉपर या कोई डस्टबिन रख दूँ तो वो स्वीपर आए उसको आसानी हो जाए, नहीं, वो सब
जो है ना वहीं पर ही गंदी जगह पर बैठना पसंद करते हैं, लेकिन सफाई नहीं करते। इस वजह से हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे ये बीमारियां भुगतेंगे। लेट्स सी, हम आगे चलते डॉक्टर नदीम साहब की तरफ। डॉक्टर तारिक नदीम साहब, मैं आपसे ज़रा सवाल कर रही थी कि अगर ज़्यादा अस्थमा हो तो ये कौन सी बीमारी को इंडिकेट करता है? मुझे ऐसा लगा कि अगर पसलियाँ ज़्यादा चलती रहें और हम बार बार तकलीफ में मुब्तला हूँ तो टीबी हो सकती है, कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता? हाँ, देखिए बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी। पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो बातें आपने बताई कि अगर परसिस्टेंट कफ है, वेट लॉस की हिस्ट्री आ रही होती है, सांस हो रहा होता है, खून की कमी हो जाती है, रात को ठंडे पसीने, बुखार रहे अमूमन, तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं एक्सरे, चेस्ट, पीएवीयू से कि आइदर इट इज़ टीबी और नॉट। मगर मोस्टली टीबी जो है एक ट्रांसफरेबल डिजीज़ है, एक से दूसरे में होती है, और हमारे यहाँ बहुत अच्छा इसके लिए काम हुआ है। हम लोग इसकी फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इसको इरेडिकेट कर चुके हैं तकरीबन। कुछ केसेस अभी भी आते हैं, बट अगर एस्थमा को हम लें सिंपल, एस्थमा जो है सिंपल एक ऐसी डिफ़िकल्ट टू ब्रीदिंग में होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एयर हंगर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और एयर हंगर और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये 3-4 इसकी खास चीज़ें होती हैं। लेकिन एस्थमा लेबल करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हमें उसके टेस्ट करवाएं, तो हम उसको लेबल कर देते हैं ही और शी इज़ एस्थमेटिक। लेकिन एस्थमा लाइक सिम्टम्स जैसे एलर्जिक राइनाइटिस से शुरू होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक्सेसिव सिक्रीशंस आना शुरू हो जाती हैं ड्यू टू एलर्जी। हमारा जो एयरवे है, एयरवे के अंदर सिक्रीशंस आती हैं, वो ड्यू टू एलर्जी वो बढ़ जाती हैं, और फिर कभी कभी वो हमारे जो एयरवे है उसके अंदर एक्सेसिव सिक्रीशंस, हमें खांसी शुरू होती है। और अब कोई भी एंटीहिस्टामिन लेके जब उसको ड्राई करते हैं तो हमें वीजिंग एस्थमा लाइक सिम्टम्स आते हैं। दैट इज़ नॉट एस्थमा। पेशेंट में खासतौर पे जिनको पता नहीं होता वो इस चीज़ में आते हैं, हमारे बच्चे को तो सांस की बीमारी होगी, तो वहाँ पर हम इसको खुद से ही करते हैं, क्योंकि वो कंप्लेन सारी आ रही है इसकी तो पसली चल गई। अब वो स्टार्टिंग होती है इस चीज़ की कि आप उस बच्चे को थोड़ा सा केयर करें, कोल्ड वेदर से बचाएं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना दें, आइसक्रीम अवॉइड करें, और उसको हीट अप रखें थोड़ा सा, मतलब कवर्ड करके रखें, तो एस्थमा नहीं होता। अब एस्थमा हमें जब शक होता है कि जब हमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही होती है, कोई भी पेशेंट होता है उसको सांस लेने में दुश्वारी हो रही होती है, तो वो देखता है दूसरे एस्थमेटिक को, यार उसको भी हो रही, मुझे भी हो रही, मुझे भी एस्थमा हो गया, तो हम उसको एस्थमा लेबल नहीं करते। लेकिन इस मौसम में जो कुछ एस्थमा लाइक सिम्टम्स हैं, दे आर क्योरेबल। एस्थमा इज नॉट। एक तो इस मौसम में कुछ लोगों को ड्राई खांसी बहुत होती है, जी, आपने जी, नोट किया बिल्कुल। होगा, और बार बार खांसी करने से क्या होगा, हमारे गले के ग्लैंड्स जो हैं, गुदूद हैं, वो ड्राइनेस हो जाते हैं, फिर हम लोग अपना सलाइवा जरा यूं करके ना जी जी बिल्कुल ये ऐसा करते हैं, क्योंकि एकदम खुश्क हो जाता है ना, तो एक अजीब सी बेचैनी होती है, ठसका लग जाता है, खुश्क खांसी टाइप का। इससे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये मौसम वेदर ड्राई है, एयर के अंदर नमी कम है, ह्यूमिडिटी कम है, तो उसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो ड्राई एयर मुस्तकिल हमारे थ्रोट को इरिटेट कर रही होती है, और फिर जब बीमार होते हैं, राइनाइटिस वगैरह होता है, नाक बंद हो जाती है। अब हम मुंह से सांस ले रहे होते हैं, जब हम मुंह से मुंह से जो सांस ले रहे होते हैं, तो हमारे नाक में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी कि एयर ऑटोमेटिक ह्यूमिडिफाई होकर अंदर जा रही होती है। बिल्कुल ऐसे तो जब मुंह से लेते हैं ड्राई एयर जा रही होती, वहीं से फिर खुश खांसी शुरू हो जाती है। अच्छा, एक और एक गले के नज़ला ज्यादा होने से क्या गले के हुदूद बढ़ जाते हैं? अक्सर हम लोग डॉक्टर साहब एक लाइट लगा के देखते हैं, आ करे एक तो इतना बड़ा मुंह अच्छा वो, अच्छा हम भी घर जाके ना देखते हैं, कल की नजर, और 2 ग्लैंड्स ऐसे नजर आते हैं ना, टॉन्सिल्स हमारे। अच्छा, वो हम देखते हैं तो हम कहते हैं वो रेड, मैं पूछती हूँ आपको क्या महसूस होता है, तो कहते हैं वो रेड हो रहे होते हैं, सूज रहे होते हैं, स्वेलिंग होती है। तो हम इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, तारिक साहब को ताज़ा मुस्कुरा रहे कि इतना ओपनली, मैं चाहती हूँ आपको पता होना चाहिए, आपको डॉक्टर बना के छोड़ूंगी। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा जी, बात हम कर रहे हैं एस्थमा की, और इरिटेशन होती है बंदे को, अंदर तकलीफ होती है, जिसको तकलीफ होती है उसी को मालूम होता है, दूसरा बंदा इसको प्रिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर लोग, एक और चीज़, अब हम महर की तरफ चलते हैं। अब मैं पूछना चाहूँगी कि अगर एस्थमा या कोई भी बीमारी, गले की ख़राबी या कुछ भी, नज़ला ज़ुकाम, हम फ़ौरन मेडिसिन लेते हैं, क्या ये गुड है? फ़ौरन नज़ले को रोकना सही है? क्योंकि अक्सर लोग जब पानी बह रहा हो
और उसको उसी दिन रोकने की कोशिश करें तो क्या होता है वो जो है ना हमारे अंदर सिम्टम जो शायद मुझे नहीं पता मेडिकल टर्म में क्या होगा, डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर मैनुनिसा आप क्या कहती हैं? जी, ओवर टू यू। अगर हम फ़ौरन अपना नज़ला रोक दें तो? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, इसको रोकना नहीं चाहिए। जैसे बुखार भी होता है फ़ौरन कह देते हैं आप पैनाडोल ले लें, ये ले लें, नहीं, उसको निकलना चाहिए। हमारी पैथी यही कहती है कि बीमारी को निकलना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। तो वो अंदर अगर स्टक हो जाए तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो बेहतर है कि वेरी फर्स्ट डे आप उसको कोई मेडिसिन ना लें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सी इसके अलावा इस्तेमा की एक वजह वो भी है, एक्जिमा और ये जो स्किन डिजीज़ है, अच्छा, इनको बहुत ज़्यादा हम लोग ओवर मेडिकेशन इतनी होती है उसको फ़ौरन दबाया जाता है, उसकी वजह से उसकी वजह से भी इस्तेमा निकल आता है, स्ट्रेस से भी होता है। अच्छा। पेट्स एनिमल्स जो हैं हम लोग करते हैं, उनके फर है, उनकी वो जो है अक्सर चीज़ें मैंने उड़कर जाती है, बर्ड्स के, इन सब चीज़ों से होता है। तो ये भी एहतियात हम लोग ने भी डिस्कस नहीं की, ये भी हमें करनी चाहिए। ये मैंने आपके लिए तो छोड़ा। तो ये आप सही कह रही हैं कि इससे अगर दबाई हम फ़ौरन मेडिकेशन ले, एहतियात करें, मेडिकेशन ना करें। अब उससे जैसे अभी डॉक्टर तारिक नदीम साहब ने कहा था कि आप बच्चों को मतलब गर्म रखें और उस तरह के एहतियात करें तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि फ़ौरन मेडिकेशन दे। किस वजह से हुआ है उस वजह को हटाने की कोशिश करें। बिल्कुल। फिर हाँ अगर बढ़ रहा है या कुछ ऐसी बात है तो फिर आप डॉक्टर को ले जा सकते हैं। अच्छा, अभी जिस तरह मैं और कुछ बात ऐसी जो आप बताना चाह रहे हैं कि नज़ला ज़ुकाम या गले की खराश से और क्या क्या हो सकता, कुछ और बताना चाहेंगे मैम? उससे तो फिर आगे बढ़ता ही चला जाता है ना, अस्थमा कंडीशन हो गई, फिर आपने बताया खांसी बढ़ेगी, होगा, हम ट्यूबरक्लोसिस पे भी जा सकते हैं, या वो बहुत से लोग निमोनिया की बात करते हैं। मतलब इसको इतना बढ़ने भी नहीं देना ज़्यादा चाहिए। होता है तो क्या हमारी बार बार यूं करने से जिनको एक कुछ मैंने नोट करना खाली सब, कभी ऐसा आपको कोई बंदा मिला हो जिसको एक मतलब वो उसको प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे करता रहता है बिला वजह, कि उसको लगता है जैसे उसके नाक का गुदूद नीचे आ रहा है या उसको कुछ प्रॉब्लम ऐसे करेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग वो एनवायरनमेंट ऐसा होता है ना, डस्टी माहौल और ये सब, तो वो उसको इरिटेशन होती है जिसकी वजह से वो ये सिम्टम्स उसको फील होता है। अच्छा, ऑपरेशन होता है डॉक्टर खालिद, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, किस चीज़ का? जब नज़ला ज़्यादा होता है तो नाक के खुदबूद बढ़ जाते हैं। आपने नाज़रीन आप कभी देखिएगा, या तो आपकी नाक की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ये मैंने पता नहीं है इसमें कितनी सदाकत है, डॉक्टर साहब बताएंगे कि नाक की प्रॉब्लम की वजह से नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, नज़ले की वजह से होती है, किसकी वजह से डॉक्टर साहब बताएंगे। ये नाक के गुदूद अक्सर इसका ऑपरेशन भी होता है, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी का हुआ था, उनके नाक के गुदूद बढ़ गए थे, तो क्या होता है बिल्कुल आप नाक बंद हो जाता है हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं और हम अपने टॉपिक से बिल्कुल हट भी नहीं रहे, क्योंकि ये पॉलिप्स जो है ना, ये नाक के गुदूद बढ़ना, ये साइनस जो है, जिसे गुदूद को हम अपनी टर्मिनोलॉजी में पॉलिप्स कहते हैं, ये गुदूद बढ़ने से जिसकी वजह से ये होता है कि फिर आपको जो आप कर रही हैं तो ये होता है कि आपकी जो ना आपको ब्रीथिंग, सांस लेने में नाक में ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से नाक खोलने के लिए आपको कभी अपनी नाक को बंद करना, कभी खोलना, कभी नाक इधर करना है, जिसकी वजह से फील होता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। और ख़ास तौर पर इस सीज़न में, और आपने ही कहा कि मुंह खोल के देखते दो जो है गले में कुछ, ये टॉन्सिलाइटिस जो ना होता ही है कि जब ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ती हैं, जब फ्लू आपको या आपने कोई मेडिसिन वगैरह लेके अपनी, क्योंकि हमारे माशरे में सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोज बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर तारिक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर उस पाउडर बनाने वाले सिरप से उसको आराम है तो उससे मतलब यही पिला दो, मैं भी हो जाऊँगी, ये सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोज है। तो वो टॉन्सिल्स जो है ना, वो टॉन्सिल्स फिर जब वो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो वो पकने लगते हैं, जब पकेंगे तो उससे तकलीफ, फिर हाई ग्रेड फूड में चल जाते हैं हम, हाई ग्रेड फूड में जाते हैं और वो फिर खांसी का बायस बनती। जहाँ खांसी का बायस बनी वो चीज़, तो अगर कोई एस्थमिक कंडीशन है जिसको विजिटिंग आना शुरू हो गई और एयर ब्लॉक हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एयर वेव्स आपके कंजेस्टेड होने लगे जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो अगर ये समझे कि मुझे एस्थमा हो गया, नहीं, एस्थमा उस वक्त के डायग्नोज नहीं होगा जब तक कि आप उसको सही तरीके से टेस्ट वगैरह करवा के डायग्नोज ना करें। ठीक है, ये रीज़न ऑफ दिस हो सकता है कि टॉन्सिलाइटिस हो रही है, जिसकी वजह से आपको खांसी और चेस्ट पे कंजेशन हुआ और वो बलगम इतना ज़्यादा होगा जो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये वो तमाम वो चीज़ें
जो एक दूसरे से कनेक्टेड है कि आपने नज़ले की रोकने के लिए दवा ली, वो नज़ला पूरा जम गया, वो इरिटेशन से गले में हो रही है, खांसी बढ़ गई, तो गए थे आप ट्रीटमेंट ऑफ साइनस का, लेकिन कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई। अभी वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ी कहाँ तक चलेगी अल्लाह ना करे, जैसे डॉक्टर मैंने ने कहा कि वो ट्यूबरकुलोसिस की तरफ चलेगी, क्योंकि आपने सेल्फ मेडिकेशन करी और डॉक्टर आपने ऐसे चेंज करा, एक जनरल फिजिशियन है, लेकिन जो ENT अलग होता आपको हाँ ENT अलग है, स्पेशलिस्ट अलग है, गले और नाक और का जो कान का जो होता है वो गले ENT नाक का specialist अलग है, जो अपने अलग बिल्कुल है, ऐसे। आप उससे कंसल्ट करेंगे ना कि आप अच्छा किसी नोट करना खालिद, कभी नज़ला होता है ना, साथ गला भी और साथ में कान में भी साइंसाएं होती है, ये सब एक दूसरे से कम्युनिकेट है। जब भी तो एक को बिल्कुल अलग करते हैं, ENT को कान भी देखो, नाक भी देखो और गला भी देखो, तो उसके बाद चले जाएं। अगर सीने में प्रॉब्लम हो रही है, विजनिंग्स आ रही है, खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत, तो साहिब आप चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि वो यार उनके पास जाना, स्पेशलिस्ट है, बहुत एक्सपेंसिव होगा, बड़ी महंगी दवा, ऐसा करो हमारे इलाके में जो डॉक्टर है आप उसके पास, वो जनरल फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन ने डायग्नोज नहीं करना, अच्छा यार आप तो एस्थमा की तरफ जा रहे हैं, वो बेचारा वैसे डरा हुआ था, आपने गलत डायग्नोज करके उसको वहाँ कन्वर्ट कर और एक दिया। इंजेक्शन भी तो लगता है, वो इंजेक्शन, क्योंकि हमारी सोच ये हो गई, रिलीफ मिल जाएगा पूरा। हमारी सोच क्या हो गई कभी है, भी नोट करना, गला खराब हो नज़ला, आप इंजेक्शन लगवा ले, टीका लगाएंगे, टीका, अच्छा वो सो ये नहीं होता इंजेक्शन, टीका लगाएंगे, हाँ हमें तो वैसे इतने सारे काम, अब बीमार हम तो बेड पे रह ही नहीं सकते, मैं तो सबसे ज्यादा लगवाती हूँ। उसकी वजह ये सब ना टाइम नहीं है मेरे पास कि बिल्कुल। हमने जल्द के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में हमने पेशेंट के साथ भी खेलना शुरू कर दिया, और पेशेंट ने ये भी कर दिया कि हमें भाई जल्दी करना है। अपने क्लिनिक चलाने के चक्कर में हमने जो ना वो पेशेंट के कहने पे चलना शुरू हो गए। ठीक है, हमने उसको ही नहीं देखा क्या कहते हैं कि पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है और किस तरह की दवा देनी है, कि अगर पेशेंट कहेगा नहीं डॉक्टर साहब मुझे इंजेक्शन लगाएं, तो अगर अच्छा उसको आज जरूरत ये सवाल आज डॉक्टर तारिक साहब से पूछूं, इंजेक्शन कितना ज़रूरी है, और एक और बात, एंटीबायोटिक कितनी ज़रूरी है। मैं डॉक्टर तारिक नदीम की तरफ चलती हूँ कि ये, क्योंकि आपने खुद ऐसी बात छेड़ी, तो ज़रा इनसे पूछूं, क्योंकि डॉक्टर साहब ज़रा ये बताइएगा, डॉक्टर तारिक नदीम इज़ एलोपैथिक डॉक्टर, तो मैं चाहूँगी इनकी तरफ ज़रा सा, सर ये इंजेक्शन कितना नेसेसरी है, और ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राह नहीं कि उससे बहुत रिलीफ मिलता है। यकीन आप घर जाते हैं मेडिसिन लेने से पहले आप 50% या 40% यू फील वेरी कंफर्टेबल जोन। ओवर टू यू सर, क्या कहेंगे? दोनों चीज़ें, इंजेक्शन एंड एंटीबायोटिक। देखिए दोनों चीज़ें हमने बहुत अच्छी हाईलाइट की। इंजेक्शन की जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए इंजेक्शन बने किस लिए, लगाने के लिए बने ना, चुभाने के लिए सर। हाँ, तो उसको कब इस्तेमाल करना ये सबसे बड़ा जरूरी है। क्या आपने पेशेंट को इंजेक्टेबल कब देना? कितनी ज़रूरत, हाँ सही। अब हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती ये कि क्वेकरी बहुत ज़्यादा है, तो उस इंजेक्शन का गलत इस्तेमाल करने के बाद जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो भी मजबूर हो जाते हैं कि पेशेंट जहाँ से आ रहा होता है आपके पास, वो ऑलरेडी स्टेरॉइड ले रहा होता है। मतलब एक पेशेंट 4 क्वेक्स के पास गया, चारों ने उसको स्टेरॉइड दे दी, लेकिन उसको कहीं इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब आपके पास आएगा आपकी एक मजबूरी बन जाती है कि यू हैव टू ट्रीट इट विद इंजेक्शंस। और स्टेरॉइड में भी वो उसने आपको फर्क करने डेक्सामीथासोन दी थी, आपको हाइड्रोकोर्टिसोन लगाना पड़ेगा। पेशेंट इसलिए कि पेशेंट आपके पास रिलीफ के लिए आया। हम सबसे पहले पेशेंट किस लिए आया कि उसको रिलीफ चाहिए, जो कंप्लेन है हमने उसकी वो दूर करनी है। अब हम उसको इंजेक्शन बचाने के चक्कर में तकलीफ में तो नहीं रख सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है कई जगह पे अस्थमा में स्टेरॉइड लाइफ सेविंग होते हैं और इंजेक्टेबल फॉर्म में। ठीक है, अगर हम उसको इंजेक्टेबल स्टेरॉइड नहीं देते हैं, दैट इज़ क्रिमिनल। हम उसको स्टेरॉइड से बचाने के लिए नहीं, जब हम इसको स्टेरॉइड नहीं देंगे वो भले मरीज का पूरा हाल हो जाए। अगर वो आपके पास रिलीफ के लिए आया तो सबसे पहले हमने उसकी कंप्लेंट्स दूर करनी है कि व्हाट इज हिज और हर कंप्लेंट, दैट इज शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ। शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ के लिए मेडिकल मेडिसिन है स्टेरॉइड। हमारे नहीं, अमेरिका में भी यूज होती है, इंजेक्टेबल भी यूज होती है, बट वेयर इट नीडेड। ठीक है। आप दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया एंटीबायोटिक। जी, एंटीबायोटिक। देखिए एंटीबायोटिक्स का मतलब पहले हम समझना है। ये बताइएगा एंटीबायोटिक इतनी कम हैवी होती हैं और वो ज़रूरी भी होती है। अच्छा उसको पूरा कोर्स करिए, बहुत ज़्यादा हमें प्रिफेयर किया जाता है, डॉक्टर बड़ा फोर्स करते हैं। दैन ये एंटीबायोटिक, इसमें ऑगमेंटन का नाम मैं लूँगी, एक ऐसी मेडिसिन। हाँ हाँ सुना है, ऐसा नहीं है, मैंने खाई भी है। तो अल्लाह, एक तो इतनी बड़ी, ऊपर से वो छोटी सी बोतल, उसमें पता नहीं कितनी कुछ होती है, 12 या 15 कुछ होती है, ये आपने पूरी खानी है। अब उस वो डॉक्टर कुछ है अंदर वायरल, उसको किल करने के लिए, वायरल को किल करने के लिए एंटीबायोटिक बहुत जरूरी। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। देखिए जी, एंटीबायोटिक आपने पूछा, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा आम हो गई है तो लेडी आती है कि डॉक्टर साहब हमने एंटीबायोटिक दे दी, एंटीबायोटिक को एंटीबायोटिक बना देती है, उनको एक लफ्ज़ आ गया है, ठीक है ना। तो अब एंटीबायोटिक का मीनिंग पहले हम देखें।
अपोजिट टू लाइफ हम कहते हैं एंटीबायोटिक. इट इज़ द मतलब जो जर्म्स किलिंग मेडिसिन होती ठीक है, है। जो वायरस को तो छोड़, मैं आपको उसको भी बताता हूँ. बैक्टीरियल फंगल जो भी अंदर प्रॉब्लम्स इन्फेक्शन को क्लियर करते हैं. कोई भी जरासीम जब आता है हम उसको स्टडी करते हैं, उस जरासीम को बाकायदा लेबल किया जाता है, फिर उसकी स्टडी होती है कि कौन से एंटीबायोटिक से किल होगा जब हम कल्चर करवाते हैं. तो एंटीबायोटिक्स हम वहाँ देते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत हो. सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत कहाँ होती है कि जब फीवर अनरिजॉल्व हो रहा हो. किसी भी पेशेंट में जब फीवर आ जाता है, उसके फीवर इज़ नॉट ए कंप्लेंट, इट इज़ ए सिम्टम. हमें सबसे पहले फीवर से अंदाज़ा होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग. ओके, ठीक है. जो हमारा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है वो हम एक कल्चर करवा के फिर एंटीबायोटिक पेशेंट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये एप्लीकेबल नहीं है. बिल्कुल ऐसे. क्योंकि पेशेंट जब आता है फीवर के साथ आ रहा होता है, 4-5 दिन लगे होते हैं, अगर कल्चर कराएंगे तो 5-6 दिन और लग जाएंगे. तो पेशेंट वांट्स रिलीफ इमीडिएटली, तो हम उसको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है. और वो बाय प्रैक्टिस, अभी आपने ऑगमेंटिन का नाम लिया, उमूमन हमारे यहाँ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते बिल्कुल हैं ऐसे. इस मौसम ये के उसी अंदर. में ही चाहिए. जी, उसके अंदर ऑगमेंटिन ड्रग ऑफ चॉइस है. इंटरनेशनल जो मेडिसिन की एकेडमीज उन्होंने इसको ड्रग ऑफ चॉइस कहा हुआ है. Okay. लेकिन उससे पहले एक और आती है मॉक्सिल. ये भी सुना है. हाँ, इट इज़ आल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द स्टेफ ऑरियस जो हमारे गले को लगाता है. अब थोड़ी सी टेक्निकल बात हो जाएगी, हमारे सुनने वालों के लिए मैं आसान कर दूं कि आमतौर पे हल्का फुल्का गला खराब हो जाए और साथ फीवर नहीं ठीक हो रहा हो, तो आप डॉक्टर से रब्ता करके सिंपल एक एंटीबायोटिक है जिसको हम एमॉक्सिल कहते हैं, अमूमन काउंटर पे ही सेल हो रही होती है. डॉक्टर तो बहुत आगे जा चुके हैं हमारे यहाँ के, तो वो एंटीबायोटिक हम मैं कहती कंपाउंडर वो जो सॉरी आप शॉप पे चले जाए ना, उस पे मेडिकल स्टोर पे चले जाए, आसान जबान, तो वो आधा डॉक्टर वो बैठा हुआ होता है. आधा नहीं पूरा ये पूरा ही समझ, उससे कुछ पूछ बल्कि लो ना. डॉक्टर से आगे होता है 2-4 आदमी. ओह, ये अच्छा भाभी को ये प्रॉब्लम है, बहन को ये प्रॉब्लम है, चले जी आप ये खिला दो. उसके बाद फिर वो डॉक्टर के पास आता है. 3-4 डॉक्टर को एक, उसके बाद फिर मेडिकल स्टोर, देन ही केम्स टू एमबीबीएस डॉक्टर. नहीं, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया. डॉक्टर साहब इजाजत, एक ब्रेक ले लें. जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत अंदाज. अब हम बात करेंगे, अक्सर आपने देखा होगा, अब हम ज़रा ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे, डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब की तरफ, लेकिन ब्रेक के बाद स्टीम लेना कितना ज़रूरी है, कहवे में शहद मिला के छोटे बच्चों को देना कितना ज़रूरी है, हींग देना कितना ज़रूरी है. ये छोटे छोटे टिप्स जो है हमारे घर. फिर कहते हैं कि ठंड से ज़मीन, हम नंगे पाँव अक्सर सर्दी में घर में फर्श पे घूम रहे तो तुम्हारे बड़े डांटते हैं, चप्पल पहनो, सॉक्स पहनो, टोपी पहनो, दुपट्टा ओढ़ो, कि कवर करें. ऐसी जो हवाएं चलती हैं ठंडी और हम नंगे पाँव पानी में फर्श धो रहे तो हमें डांटा जाता है. मेरी वालदा कहती थी, अल्लाह उनको बख्शे, कि पाँव से ठंड चढ़ती है. तो छोटे बच्चों को भी सॉक्स पहनाया जाता है और हमें भी ये ज़्यादा इंडिकेशन की जाती कि प्लीज़. और फिर ख़ास तौर पे मैं अक्सर, मुझे विक्स मेरे सीने पे मेरी अम्मी लगाती थी गले पे, और मैं रात को ज़रा कवर करके. पहले इतना जो है ना एनवायरनमेंट ख़राब नहीं था सर्दी का. स्कूल हम जब जाते थे इतना बहुत टॉक्सिन एनवायरनमेंट नहीं था जितना अब टॉक्सिस हो चुका है. पहले इतना नहीं था. बहुत बिल्डिंगें इतनी एकदम ग्रेजुअली बढ़ी हैं और प्लांटेशन ख़त्म हुई है और स्मोक एंड जो है ना ये बहुत धुआं, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया. लेट्स सी, हम बात करेंगे अब हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे वालिदैन हमें कहवा पिलाते थे. और मुझे वो बड़ा अच्छा दूध गर्म में एक देसी मुर्गे की जो है जर्दी, उसको फेंट के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के वो जो पीते थे तो हमारे अंदर एक हिद्दत पैदा होती थी. फ़िश का सालन, पाए का सालन, ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई. अब हम इन चीज़ों को पसंद करते हैं या चाइनीज़ सूप पीना पसंद करते. लेट्स सी. यहाँ लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते ब्रेक पर देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ. आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो. आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो. गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद. नाज़रीन, हम जिस टॉपिक पर बात करें वो है अस्थमा, गले की खराश, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, छींके आना. हमने छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक की बात की और बताया कि कौन कौन सी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है. अच्छा, फिर हमने ये भी बताया कि हमें एहतियात क्या करनी चाहिए और सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रहे हो. फिर मेडिसिन कितनी काउंटेबल है. ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक की ज़रूरत नहीं है, होम्योपैथिक की नहीं है या हर्बल की ज़रूरत है. तीनों चीज़ों को
ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को सूट करेगा तो आपको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कभी बीमार नहीं होंगे, ये भी एक अल्लाह की तरफ से है कि बीमार होना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं हमारे गुनाह जड़ते हैं, ये हमारा एक ईमान है इस बात पर। तो लेकिन ये जो बीमारी है, लेकिन हम उसको क्योर करना बहुत ज़रूरी है। उसको ले के बैठ जाएंगे ये फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बात डॉक्टर साहब को मैंने जो क्वेश्चन किया था कि एलर्जी पेशेंट्स ऑफ कोर्स जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो इंजेक्शन भी लगता है और एंटीबायोटिक के तौर पे हमें कुछ मेडिसिन दी जाती है जिसे हमें कोर्स करना पड़ता है। उसको 3 दिन, कोई भी बीमारी है क्विकली रिलीफ देना पॉसिबल है और उस पर इतना प्रेशर भी ना दें। बुखार भी 7 दिनों में जाता है, या कोई भी बीमारी उसको 2-3 दिन लगते हैं अपनी जगह पर आने में, लेकिन कुछ लोग होते हैं बिल्कुल नहीं लेते। अच्छा, कुछ ऐसी होती है जिसको हम अपनी मौसम के मुनासबत से हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब की तरफ चलती हूँ। अच्छा, पेपर मैंने हटा दिया, नाम आपका याद हो गया मुझे मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा डॉक्टर साहब नाम आपका तो हो गया गलत ना। डॉक्टर साहब मोइनुद्दीन साहब ये बताइएगा कि हम बचपन में अगर हमें जब नज़ला होता है उससे पहले तो हम लेते भी नहीं है ना स्टीम, तो हमारी वालदा एक पतीला छोटा सा लेके उसमें कहती थी ऊपर एक थोड़ा सा टावल डाल के, तो बेटा सांस लो, ठीक है। तो हमें वो अच्छा महसूस, पसीना आता था, अच्छा पूरी बॉडी पे पसीना, फिर हम लोग अपने बिस्तर पे जाके और थोड़ा गर्म महसूस, अच्छा महसूस करते थे। फिर विक्स जो है वो थोड़ा लगाते थे, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता था। फिर कुछ शहद में दूध या कहवा वगैरह, अदरक का, दालचीनी का, जो हमारे हर्ब्स हैं ना गरम मसाले में 2-3 चीज़ें, लौंग का, तो ये हम लोग इंटेक करते। डॉक्टर साहब ये कितना ज़रूरी है ये बताइए। देखिए अभी जैसे कहा स्टीम, इसकी लॉजिक क्या है? ठीक है, ठीक है ना? यानी मुझे कहता यानी ये है टिप्स नहीं है। ऑल्टरनेटिव तो वो नेबुलाइजिंग की हाँ, बिल्कुल स्टेज बिल्कुल, से जाने से बेहतर। बिल्कुल न्यूलाइजर ये समझ ले ठीक है। कि उसको पानी को बॉईल किया, ठीक है। उसमें विक्स डाली या लौंग डाली, कुछ भी ठीक है, डाला और उसको तौलिया डाल के अब उसको हम इनहेल कर रहे हैं। ठीक है। उसका क्या है, वो सीने को खोलेगा, जाहिर है क्या वो जो भाप अंदर जा रही है अपना काम करेगी। बिल्कुल ऐसे। और ये ऐसा नहीं कि टिप्स है कि नहीं बस टोटका लग गया, नहीं नहीं, effective है, sir। फैक्ट है कि आप उसको करें तो सीना खुल जाएगा। अच्छा, डॉक्टर भी कहते हैं 3 बार लो। हाँ, डॉक्टर साहब कहेंगे बेटा अच्छा जरूर कहते हैं भाप लेना। अच्छा, वो स्टीम नहीं, बोले भाप लेना। तो अब पता चला है कि वो वाकई में कितनी जरूरी है। ठीक है ना? अब न्यूबलाइजर भाई न्यूबलाइज करवा लें, हाँ, क्या वो भी वही चीज़ है ना? वो वही चीज़ है। अब उस न्यूबलाइजर में क्या है कि वो एक जदीद है, वो हमारी पुरानी है। ठीक है। अब उसको लेके आप डालें और तौलिया डाल के लेट जाए, इसको अभी एकदम बाहर मत जाना। नहीं, नेबुलाइजिंग जब जरूरी है, जब हमारी स्टेज से बीमारी आउट ऑफ सीटियां बजने लगी ना, फिर जरूरी पड़ फिर जाती है। कहते हैं हम न्यूबलाइज करा लें। लेकिन ये नहीं है कि जब वो बच्चा बिल्कुल या बड़ा कि इस कंडीशन में आ जाए कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े तभी हम भागें और उसको न्यूबलाइज कराएं। भाई इब्तिदा में भी जब आप देख रहे हैं अपना टोटके करके देख लिए, नहीं ठीक हो रहा तो डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल ऐसे। अब वो उसके मुताबिक आपको बताएगा कि क्या करना है। अगर ये स्टीम कोई भी एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, हर्बल, इसमें ये तीनों में कॉमन है कि आप उसको ले लें। ठीक है। तो उससे एक फायदा ये होगा कि आपको सीना खुल गया। बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं कि साहब गले पे बाम थोड़े बाम लगाते मिक्स हैं, सांस बन लेने गया में असर। तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये सारी चीजें असल बेसिकली सांस की रिलीव करने के लिए ये सारी चीज़ें। जी। अच्छा, अब हम लोग जब इनटेक, मैंने कहवे की बात की, जो अक्सर लोग कहवा वगैरह पीते हैं, तो ये कितना अच्छा है हमारे लिए। हाँ, तो कहवा देखिए वो भी क्या चीज़, उसमें वही चाय की पत्ती, दालचीनी। दालचीनी ये मिला के दिया जाए तो वो भी एक समझ ले एंटीबायोटिक बन जाता है। तो उसको ले लें तो उससे भी फायदा। अच्छा, वो होता है कहवे से तो दूध वगैरह नहीं डालते हो, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, समझे? अब उससे क्या है कि सीने पे जो बलगम वगैरह बनने का वो अमल नहीं होता। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? ठीक है। खाली कहवा अगर गर्म ली लिया अच्छा, उसने, इसमें अगर मैं जैसे अक्सर मैंने आंबाल दी देसी पीस के रखी हुई अपने पास, मैं अक्सर कहवे में थोड़ी सी चुटकी, कभी एक बार दालचीनी का कभी डालती हूँ, अगर वो नहीं डालूँ तो थोड़ी सी चुटकी में हल्दी वो डालती भी हूँ। एंटीबायोटिक है ना, ठीक है, वो भी एंटीबायोटिक। गुड है, अच्छा है। तो अब एंटीबायोटिक जरा पोटेंटाइज करके उसको एमॉक्सिल या आगुमेंटिन की शक्ल में ले आए। हल्दी भी एंटीबायोटिक है, ओके। ये भी हाँ जरासीमी है इसको खत्म करती है। यानी फायदा है। अच्छा, फायदा। गुड हो गया। सीने भाई की ये सारी चीजें जो हमारे घर में मसालों में इस्तेमाल हो रही हैं, ये सब की सब मेडिसिन है। हर्ब्स हैं, हर्ब्स। लौंग है, दालचीनी है, हल्दी है, मसालेजात हैं, ये सब अगर एक बैलेंस से इसको लिया जाए तो ये फायदा जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है ठीक। ना? हल्दी का जैसे आपने कहा, हल्दी एंटीबायोटिक है, ठीक है। वैसे ही आप दूध में डाल के अच्छा, अगर एक और चीज़ आप बताएं, इसका भी, ये लौंग को सरसों के तेल में बहुत गर्म करके, या लहसुन को, उसका जो ऑयल है अक्सर लोग नाफी में और नोज में लगाते हैं। उससे भी मैंने देखा जब सुबह आप उठेंगे ना
डॉक्टर खालिद साहब और डॉक्टर तारिक बोलेंगे ये कौन सी, मैं रियल बता रही हूँ, ये हमारी वालदा का एक टोटका है, लेकिन टोटका बोलूँ ये एक देसी एक नुस्खा बोलूँगी, और हर्ब से शुरू होकर तमाम मेडिसिन आगे चली है, ये इसमें कोई दो राह नहीं है। आपने नोट किया, मैं भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ डॉक्टर साहब, आप बस सिर्फ ये बता दीजिएगा हाँ ओके ऐसा होता है, ये सही कर रही हूँ मैं। इसका जो है ना बना के ऑयल आप पहले बिल्कुल जला दें उसके लौंग को, उसमें 2-3 लहसुन के जवे डाल दें, जलाने के बाद इसको छान के आप अपने बेड के पास रख लें, और सोने से पहले आप नाफी में और नाक में लगाएं, ये मौसम जो भी बदला है। आप यकीन करें सुबह आपको जो अक्सर आपने देखोगा सर्दियों में हमारा नाक अंदर से खुश्क हो जाता है और अजीब सी पपड़ियाँ तो प्रॉब्लम होती है, बहुत इरिटेट, लेकिन सुबह यू फील इतना अच्छा महसूस करेंगे, आपका नोज़ बिल्कुल नर्म नर्म, वरना आप नो ड्राइनेस महसूस होती है। और नाफी में तो मैं कहती हूँ कि सारा सिस्टम ही यहाँ से, तो ये इंजन ऑयल है, इंजन चलेगा, इंजन ऑयल का नहीं गियर आता ऑयल है। नहीं, वो पेट्रोल पंप में होना ना, पेट्रोल जो डालते हैं, ये वाला पेट्रोल डालते हैं, तो वो पाइप है वो। डॉक्टर साहब सही चल रहा है, मैंने सही बताया, ये होना चाहिए। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा। लौंग वाला ऑयल, देखें हमारे यहाँ भी बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जिनको सिर्फ सुंघाया जाता है, सुंघाने से वो फायदा करती है। तो ये भी बिल्कुल चीज़ ऐसी है कि जैसे इसकी स्मेल या इसकी लौंग को जला लें या लहसुन को जला लें, सही, इसके तो वो फायदे सारा उसमें तो आ गया ना ऑयल के अंदर। बिल्कुल अब उसका आपने कान में लगा लिया या नाक पे लगा लिया तो उसके असरात तो बहरहाल होने। हकीकत, विक्स या बाम हम सीने पे मलते हैं बच्चों के लिए, असर करती है ना, अंदर तो नहीं गई कुछ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन बाहर से ही गले पे मल दिया, सीने पे मल दिया, थोड़ी सिकाई कर बिल्कुल दी ऐसे। तो रिलीफ तो मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही है, इसको कर नहीं नहीं, गुड है गुड है। और अब कोशिश करें 2-3 ऑयल अपने पास ही रखें। हम अभी थोड़ी देर बाद अभी डॉक्टर तारिक की तरफ चलेंगे और उनसे भी बात करते हैं। बात कर रही हूँ मैं, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बता रही थी कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये नाक में ऑयल लगाना या कान में, या बच्चों को अक्सर आपने देखो कुछ ऑयल है इस मौसम में, जैतून का तेल बहुत अच्छा है, इसका जैतून का कुरान पाक में भी जिक्र है, तो उस ऑयल को अपने घर में रखें। वो अक्सर सर्दियों में आपके हड्डियों में भी दर्द होता है, पसलियों में दर्द होता है, जैतून की तेल की हिद्दत ज़्यादा होती है अल्लाह की तरफ से, तो ये अक्सर छोटे मासूम बच्चे आप हल्का सा नीम गर्म करके उनकी पसलियों पे भी मसाज कर सकते हैं। मैं सही कह रही हूँ जी डॉक्टर? मैं गलत तो नहीं कह रही? नहीं, ठीक तो है। अच्छा है, गुड है। चलो मैं आपकी तरफ चलती हूँ, आप बताएं। अच्छा, ये ख़वातीन में जो छोटे छोटे ख़वातीन में या बच्चियों में ये प्रॉब्लम है, तो बताएं हमें कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेहतर है जो इस्तेमाल करनी चाहिए? मेरा ख्याल है सबका तो आप लोगों ने जिक्र कर दिया है, नहीं, लेकिन आप ये भी- आप सही कह रही हैं, जैतून का तेल जो है ये सर्दियों के लिए है। और यखनी skin पीना को- कितना ज़रूरी है ये बताएं। हाँ, ये बेहद कौन ज़रूरी है, कौन गला सी जैसे हम जानवर लोगों की का यखनी खराब पी है होता है। पहले बताएं। डॉक्टर तारिक साहब कौन कौन सी में है, डॉक्टर साहबा ये बताइए कौन कौन से बर्ड्स, कौन कौन से एनिमल्स? अच्छा, अब नहीं तो फिश, खौफनाक कर दिया मैंने। आपने ब्रेक में फिश की बात की थी, ठीक है, इस good. मौसम में खानी फिश का चाहिए। सूप, हाँ शोरबे वाली फिश हो ज़्यादा अच्छी हाय रहेगी। अल्लाह। जैसे हम लोग पहले पाए, निहारी और ये इसी मौसम के थे ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब थोड़ा कम होता जा रहा है जिनका आजकल कोलेस्ट्रॉल की बढ़ जगह जाता है, पे। डर गए। जी जी डर खौफ गए। ज़्यादा हो तो गए। उसके लिए यही होता है कि हम डाइट पे अपना वो रखें, तो हम ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते पंजों हैं, की कंट्रोल करें। यखनी ये बहुत हाँ अच्छी बहुत होती अच्छी होती है पंजों और की। बकरे के बॉयल एग है, बॉयल एग है, बिल्कुल। वो अंडे तो अक्सर यखनी के साथ होते ही हैं, आपने देखा होगा अक्सर दिया जाता है, बिल्कुल सर्व ऐसे किया यखनी जाता है। पीनी चाहिए इस मौसम। और जैसे वो अगर वो चाइनीज सूप की भी आपने बात की थी, वो भी लोग बहुत शौक से लेते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। लेकिन वो बाज़ दफ़ा वो होता है कि उसके अंदर जो खटास वाली चीज़ें डाली जाती है, ठीक है, उससे उसका वो गला असल- थोड़ा सा अफेक्ट कर जाता है, है, वरना वो भी आप ले सकते हैं। यार मैंने यकीन करें, मैं नाज़रीन में हर जगह कहीं ना कहीं जब जाती हूँ ना, खाली सब दोरा जी हो या वो आज ज़रा सा आपके जो पुराने 20 साल पुराने, वो कौन सी जगह पे, वो जो हारून शॉपिंग सेंटर के वहाँ पर कौन सी जगह है, वो जो मेमन का जो है वो बड़े अच्छा सूप देते हैं। मैं कुछ जगहों का इंडिकेशन करूँ, हैदरी पर हुसैन काका, अरे यकीन करें वो अर्श मुझे बताते हैं कि मैं बचपन से वहाँ पे हुसैनाबाद, नहीं उनका हैदरी हैदरी अच्छा डॉलमेन मॉल की, अरे स्ट्रीट भी बता रही, डॉलमेन मॉल की गली में 35 साल से वो बंदा वहाँ पर, मतलब 12 महीने वो सेल करते हैं, लेकिन उनके सूप का टेस्ट इतना मज़े का है, मुझे बहुत पसंद आया। फिर डालमिया पे एक पठान है, उसके सूप का बहुत मज़ा है। फिर हम ज़रा चलते हैं यूसुफ प्लाजा, वहाँ पर एक अंकल हैं, वो बहुत नाम उनका मुझे नहीं याद आ रहा, उनका जो है ना वो उसमें ना इतने अच्छे कॉर्न वगैरह डाल के, कड़ी पत्ता,
यकीन करें वो जो पंजे वगैरह भी होते हैं ना, तो वो भी कहते हैं वो खाओ ना, यकीन करें दिल खुश हो जाता है। हर एक कुछ लोग बीच में मिलावट करते हैं, कुछ लोग मिलावट नहीं है उनके नाम लिए जो मिलावट नहीं करते यखनी में, वरना यखनी में भी 2 नंबरी करते हैं ना, केमिकल डाल देते हैं। वो जो पीने वाले होते हैं ना उनको समझ है। वैसे कोशिश क्या करें आप घर में पिए, घर में बनाएं, वो ज़्यादा वो बेहतर है। ज़्यादा डॉक्टर साहब ने वो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर साहब कौन बनाता है आपके घर में यखनी, ये बताओ। अम्मी बनाती हैं, वाइफ बनाती है, अम्मी का इंतकाल हो गया। तो अम्मी के हाथ का टेस्ट अच्छा है क्या वाइफ के हाथ नहीं, का अम्मी के टेस्ट? हाथ का बहुत अच्छा था। अम्मी जिंदा है ना? नहीं वो डेथ बहुत हो गई। अच्छा अच्छा। वाइफ भी देख ली। हैं? हाँ इसीलिए मैंने कहा ना कि अब वाइफ बनाती घर भी जाना आपका है दिमाग भी चल रहा है, तो भाई घर भी जाना। डॉक्टर साहब का दिमाग चल रहा है। अच्छा फौरन अब घर भी जाना है। बेगम घर में जाना है ना आपने। अच्छा, इनके जो बच्चे होंगे वो कहेंगे हमारी अम्मी अच्छा बनाती है। ये होता है, ये माँ होता है, माँ माँ। माँ का। अच्छा अम्मी किस अंदाज में बनाती थी, वैसे ही कुछ उन्होंने सीखा आपकी बेगम ने उनसे? सीखा होगा अपनी घर में अम्मी से सीखा होगा। टेस्ट पता है। लेकिन टेस्ट अच्छा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं गुड। कि जो अभी हम देखते हैं ना कि जो अम्मी के हाथ की थी वो अब उसमें नहीं है। हाय। जाहिर है कि हर एक का अपना अपना एक अंदाज बिल्कुल होता है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है? ऐसे ही। अम्मी के हाथ की अलग जो बात चीज अलग थी। अब वाइफ हमारी पाए बहुत अच्छे बनाती हैं। ओह वो पूरा खानदान जब पाए बनाना तो बोले भाई नुसरत को बुलाओ, वो बनाए। अच्छा सर मिसेस हर एक के साथ अपना अलग अलग। नहीं नहीं अब रुक जाए भाई, अब हम यहाँ पर वो करें, कुछ सही। सबर करें। रिक्वेस्ट आ रही, मिसेस मोइनुद्दीन साहिबा आपकी तारीफ हमने सुनी मोइनुद्दीन साहब के साथ, उन्होंने कहा कि आप पाए बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मेरी प्यारी बहन जिस दिन ये प्रोग्राम में आएंगे मैं आपको 1 हफ्ता पहले बताऊंगी, तो आपने रात को पाए बनाने और रात को इनको खिलाने, और बाकी अपनी छोटी बहन सभी मेरा नाम है, और मैं वीनस टीवी पे मॉर्निंग शो करती हूँ 10 बजे लाइव। तो आपने मेरे लिए मेरी पूरी, ये डायरेक्टर सब ज्यादती हो जाएगी। अच्छा चलिए जी, पूरी टीम के लिए आपने पाए बनाने और बड़ी मोहब्बत से भेजने, हम आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मांगने का सही तरीका ही नया स्टाइल है। फिर हम मंगाएंगे नान और फिर हम सब मिल के खाएंगे। हमारे 5 लोग हैं हमारी मॉर्निंग शो की टीम में, तो सब हम चाहते हैं कि हम आपके पाए खाएं, और उंगलियां जब यूं यूं चिपकेंगी ना, फिर मैं कहूँगी वाह जी वाह, जिंदाबाद मोइनुद्दीन की मिसेज जिंदगी। हेल्थ का प्रोग्राम किस तरफ जा रहा है, ये पाए आपने नहीं नाम लेना था बिल्कुल, नहीं, कोई बात क्योंकि मेरा नहीं। वीक पॉइंट आपने नहीं, छेड़ दिया। हम नहीं, इंशाल्लाह- आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बिल्कुल इनके इंडोर्स हो गए, पाए डन हो गए ना? जी, जी, बिल्कुल। सर कहीं डामाडोल नहीं, कोई डामाडोल। अगले प्रोग्राम में स्किप ना हो जाइएगा प्लीज। देखिए लाइव शो में बोला भाभी नहीं, इज्जत- बिल्कुल। आपने इनकी इज्जत रखनी है, ये ना हो कि वो बोले आप एक्सक्यूज कर दें, नहीं आप बल्कि फिर अब तो अच्छी वाइफ खुश हो जाएंगे, अब तो कहेंगे अच्छा ठीक है और अच्छे बनेंगे। और अच्छा चले, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। वैसे ये मजाक किया था लेकिन दिल पे ना लीजिए, लेकिन बना के नहीं, जरूर लाइएगा। लाना है मतलब। अच्छा जी चलते हैं हम आपके। अच्छा जी अब कोई अपनी वाइफ की तारीफ नहीं करेगा गलती से भी। आगे चलते हैं, हमारे साथ तारिक साहब हैं। तारिक साहब हम बात करें एस्थमा और बीमारियों से। अब हम सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि हमारे पास हम कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करें। एक और चीज़ है, कहते हैं एक तो ये जैसे एस्थमा होता है क्योंकि नज़ला सीने पे गिरता है तो वो रिएक्ट करता है वॉइस करके, विजिल करता है। अच्छा एक होता है जब नज़ला, अक्सर लोग कहते हैं सर भारी हो रहा है, नज़ला होने के बाद की बात कर रही हूँ, उससे पहले नहीं। ऐसे तो कोई आपका ब्रेन प्रॉब्लम है वो अलग है, लेकिन अगर आपका नज़ला ज़्यादा तो अक्सर लोगों के गले में गिरता है तो गला ख़राब हो जाता है, सीने पे गिरता है तो सीने प्रॉब्लम। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर वो दिमाग में, ये मुझे नहीं पता कि नज़ला वहाँ कैसे जाता है, इसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे। सर ये क्या है कि नज़ले के बाद बंदा कहता है यार मेरा सर भारी हो रहा है। ओवर टू यू। एक तो बड़ा आज इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने चूज़ किया है, इस पर तो बहुत ज़्यादा हमारे पास मटेरियल 2 घंटे तो कम पड़ेंगे, 4 घंटे होने चाहिए थे। सर टाइम बताइएगा। बहुत ज़्यादा हम इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। अच्छा ये जो जैसे अभी डॉक्टर तारिक ने बताया, डॉक्टर खालिद ने, ENT एयर नोज थ्रोट ये आपस में कनेक्टेड होता है। अच्छा फ्लू जब होता है तो आपको जो रास्ता अल्लाह ताला की तरफ से ये नाक है उससे हमें बहना चाहिए ना, तो जब ये जैसे डॉक्टर खालिद ने कहा कि प्लेप्स हो जाता है, हड्डी बढ़ जाती है, तो उसको रास्ता नहीं मिलता फ्लू को, नज़ला को, जुकाम को रास्ता नहीं मिलता, तो वो फिर कहाँ जाता है, कान की तरफ जाएगा, थ्रोट की तरफ जाएगा, थ्रोट सोर्स का बायस बनेगा, फिर नीचे जाएगा तो चेस्ट इन्फेक्शन होगा। तो ये अगर हमारे ये जो, अच्छा दूसरी बात ये कि जिनकी नाक की हड्डी या गोश्त बड़ा होता है, प्लस होता है, तो उनको खराटे बढ़े आते हैं। वो तो सुकून से, वो जो बंदा है वो सुकून सोएगा, लेकिन पूरे जो उस कमरे में और घर में जो दूसरे लोग हैं ना वो बहुत डिस्टर्ब खराटे तो लेते हैं, मुंह खोल के लेते हैं, ये बड़ा समझ नहीं आता। मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है हामिद, तो
اتنے خراٹے لیتا ہے کہ برابر والا سو نہیں سکتا. میں نہیں سو سکتا. ایک دفعہ میں اس کے ساتھ پنجاب چلا گیا, ٹھیک ہے. تو وہاں رات بھر کے جاگے ہوئے تھے, اور ہم جا کے کسی کے مہمان ٹھہرے تو انہوں نے ہمیں روم دے دیا. اب وہ رات بھر کا میں تھکا ہوا جاگا ہوا, میرا بھائی ساتھ سویا, اور جو اس نے خراٹے میں نہیں سو پایا, اٹھ کے آ گیا باہر آ کے نا اپنے کزن کے ساتھ باتیں کرنے لگا. تو ایک تو یہ دوسری بات, آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بات کہی اور بڑے فخریہ انداز میں کہی, میں تو انجیکشن لگاتی ہوں. میں سمجھتا ہوں دس از رانگ. انجیکشن کی آپ میڈیسن کی انجیکشن کی پہلی بات تو آپ عادت ہی نہ بنائیں. نہیں, وجہ یہ نہیں دیکھیں میں بہت نہیں, آپ نے اس چیز کو, میں آپ نے کہا بڑا فخر ہے, یہ بات نہیں ہے. میں 3 مہینے یا میں اتنی جلدی نہیں, مجھے الرجی نزلہ زکام, کیونکہ میں ڈیلی شو کرنے آتی ہوں نا, تو آف کورس ڈاکٹرز یا یہ لوگ کس لیے ہمارے لیے خدمت کے لیے بیٹھے. تو اب میرا یہ کہ میں چھٹی کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں کہتی ہوں مجھے ایسا کر لیں کہ میں یہ اب لائیو شو میں بار بار چینک ماروں گی, آپ ڈسٹرب ہو جاؤ گے, میرے ناک سے پانی آئے گا, مجھے صاف کرنا مشکل ہو جائے گا. تو میں کہتی ہوں اتنا میرے لیے کیور کر دیں کہ میں اس ڈسٹربنس سے تھوڑا رک جاؤں, بس یہ ہوتا ہے. یہ آپ کی آپ سمجھ لیں یہ مجبوری ہے کہ آپ کو شو کرنا ہوتا ہے. اب شو کے دوران آپ چھینک نہیں سکتی, کھانس نہیں سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. آپ سے میں دوبارہ آ رہی ہوں, ٹھیک ہے, آپ سے ہی دوبارہ ہوں گی. اجازت, ایک چھوٹی سی بریک لیں, بریک کے بعد ہم کنٹینیو اسی کو کریں گے اور آپ نے ڈیٹیل میں مجھے آنسر دینا. لیٹس سی, یہاں لیں گے شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا جی, ہم آف کورس بات کریں استما پہ, اور ابھی ہم کیئر یعنی کہ کس طرح ہم اپنے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں, ہم ٹریٹمنٹ کی طرف چل رہے ہیں. تو میرے ساتھ ڈاکٹر طارق صاحب موجود ہے, ایک بار پھر میں ویلکم کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو جی کیجیے. وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جی. کہ بات ہوتی ہے انجیکشن کے اوپر نا. ٹھیک ہے. ایک تو ہمیں نیچرل چیزوں پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میڈیسن سے دور رہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم جو ہے لیکن اب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تو ہم کرنا, وہ تو مجبوری, جب آپ سیویئر اس پہ چلے جاتے تو پھر یہ میڈیسن دیکھیں. فار ایگزامپل ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی دیکھیں نا, کبھی کسی کا ایکسیڈنٹل روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو فرسٹ ایڈ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اس کا پین کو ریلیو کرتا ہے, اور وہ جب اسٹیچز بھی لگاتا ہے تو پہلے وہ انجیکشن ایسا لگاتا ہے جس سے وہ سن ہو جائے. تو کہیں نہ کہیں اس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کا یوز کرتے ہیں. اوور ٹو یو. جی. میں تو یہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ میرے 2 ہاسپٹل ہیں جی, اور میں میرا ٹریٹمنٹ میں لے سکتا ہوں, اچھی سے اچھی ٹریٹمنٹ لے سکتا ہوں. وہاں چیسٹ اسپیشلسٹ بھی ہیں اور بھی فزیشین بھی ہیں, سارے ڈاکٹر ہیں. لیکن آپ چاہتے ہیں اس کو اپنا حصہ نہ بنائیں. میں نے جب بھی کوئی مجھے اس طرح کے انفیکشن ہوا, فیور ہلکا پھلکا, تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اسٹیم لے لوں. ٹھیک ہے. میں ہلکی پھلکی میڈیسن سے پیناڈول وغیرہ لے لوں. ٹھیک ہے. اینٹی بایوٹک بھی نہیں جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کی باڈی کو جس طرف لے کے جائیں گی, باڈی اس چیز کی ہیبچل ہو جائے گا. آپ انجیکشن کی, اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پین ہوا, جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میں انجیکشن لگا دیتی ہوں, اچھا یہ تو آپ کی مجبوری ہوئی. لیکن نارملی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں انیشیل اسٹیج میں سیویئر پین کے اندر انہوں نے لگوا لیا, پھر وہ گریجولی وہ ہیبچل ہو جاتے ہیں. چلیے آپ تو ماشاءاللہ اچھی کمپیٹنٹ ہیں, لیکن وہ لوگ کیا ہوتا ہے وہ پھر وہ مائنڈ سیٹ بنا دیتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈیکلوفیناک لگاتے پھر سیویئر پہ کینز, پھر وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. پھر وہ پین ہو نہیں, ان کو لگوانا ہے اور پوری اپنی باڈی کو پنچر کرتے ہیں. ایون ایسا ٹائم پہ آ جاتا ہے کہ ان کی وین نہیں ملتی, اور ان کے بغیر ان کو چین نہیں ملتا. وہ پھر وہ یوز یہ چیز تو انسان کو. اور جہاں تک اس کی آپ نے استما کی بات کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سیزنل فروٹ لینے چاہیے اور وٹامن سی کا استعمال کریں. جیسے ہم فروٹ مالٹا وغیرہ, یا اگر اس سیزن نہیں تو اس طرح کی آپ وٹامنس لے لیں جو ملتی ہیں ہمیں فارما سے, وہ ہم لے لیں تو وہ ہمارے لنگس اچھے ہوں گے, چیسٹ اچھا ہوگا. پھر ہم جو ہے تھوڑا سا اپنا ایکسرسائز کریں. اچھا اس کی بھی لنگس کی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے. ہم تو بریتھنگ ایکسرسائز صحیح کہہ رہے ہیں. تو صبح کے ٹائم اٹھ کے ارلی مارننگ آپ نماز فجر کے ٹائم آپ نماز پڑھیں, اس کے بعد باہر اوپن ایریا میں کھڑے ہو کے لمبی لمبی سانس لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو سوئمنگ کرتے ہیں نا
उनको बहुत कम चेस्ट इन्फेक्शन होगा, क्योंकि स्विमिंग में आपकी पूरी बॉडी मूव होती है, पूरी बॉडी हरकत होती है, इवन आपके लंग्स, आपकी टोटल, और वो जो स्विमिंग करने वाले लोग हैं वो बीमार भी कम पड़ते हैं। हाँ वो अपने फिट हैं, जिनकी लाइफ के अंदर स्विमिंग होती है। अच्छा, वो सर्दी हो गर्मी हो स्विमिंग करते हैं। अच्छा, स्विमिंग वालों को जब मैं अंदर पानी में देखती हूँ मेरा अपना सांस रुकने लगता है, इतनी देर रोक मेरा कैसे लेते हैं? मेरा स्टेमिना जो बहुत ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह। तो मैं तो सर सांस रोक के 100 तक गिन सुनाए ना। डॉक्टर साहब मैंने तो कितने सांस रोक के मुझे 100 तक गिनती मैंने सुनाई। कितने मुकाबले जीते हैं मैडम। पता चले डॉक्टर साहब को हम लेके जा रहे हो। पानी के अंदर डुबकी लगा के मैंने काफी नहीं, really? पानी के अंदर डुबकी लगा के क्या किया? मैंने गिनते हैं और मैं सबसे जीता हूँ। सर आपके साथ किस किसने चीट की कि सब बाहर निकल के, जैसे आप बाहर निकले खुद भी अपने आप को बाहर निकाल? अभी मेरे साथ चीट हुई है कुछ दिन पहले। मैं वहाँ गया था अपने गांव में, तो ट्यूटोरियल वगैरह होते हैं वहाँ बच्चों के साथ ना, मैं भी वो एक दोस्त के साथ। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उनके जो मामू भांज जाते हैं ना, अच्छा वो उन्होंने, मैं डुबकी लगा दूं, मेरा दोस्त भी डुबकी, अच्छा मैं अंदर रह जाऊं, वो बाहर आ जाए, जैसे मैं ऊपर आने वो फिर अंदर चले जाए। अच्छा मैं बाहर, मैंने कहा यार मैं तो कभी हारा नहीं हूँ, कभी जिंदगी में मैं नहीं हारा। मेरी माशाल्लाह जो ना ये लंग्स अच्छे, तो मैं पूरे रास्ते सोचता हुआ है, मैंने कहा यार मैं तो जिंदगी भर हारा नहीं हूँ, यहाँ फार्म हाउस जाते हैं, कभी दोस्तों से किसी से नहीं हारा। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी मेरी इंसल्ट होगी यार, मैं तो जैसे वो हॉकी गए तो ना लाइफ टाइम जीतते रहे। बार बार उलझन कर रहा है कि यार ये क्या कुछ हुआ है? दोस्त ने 15-20 दिन बाद जो आया दोस्त यहाँ पे, तो यार मैंने तुम्हारे से ये तफरीक की थी। मैंने तब आप सेटिस्फाई हुए? मैंने कहा मैं तो परेशान हो गया, मैं तो जैसे हॉकी में वो थे अपना, वो कभी जिंदगी में हारे नहीं, तो रिटायर हो गए। तो इसी तरह हम स्विमिंग में कभी नहीं हारे। यानी कि स्विमिंग जो करते हैं उनके लंग्स स्ट्रांग हो जाते हैं। लंग्स स्ट्रांग होते हैं। और आप जो है स्टीम लें, लॉन्ग डाल के लें, विक्स डाल के लें, और जरूरत के तहत जब भी हो कोशिश करें कि मेडिकेशन से दूर रहें, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट से दूर रहें, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाएं, और एंटीबायोटिक से भी दूर रहें। एंटीबायोटिक के आपको असरात बाद में आते हैं। आपकी एक चीज सही कर रहे हो तो दूसरी चीज आपकी इफेक्ट भी होती है। मैंने मतलब मेरा एलोपैथिक हॉस्पिटल है, सारे एलोपैथ डॉक्टर होते हैं, कुछ होम्योपैथिक हमने एक रूम दिया हुआ है, लेकिन मैंने एक डॉक्टर पास गया था, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर तारिक की तरह एलोपैथिक डॉक्टर हैं, तो वो लाइन लगी हुई, इधर से भी लाइन खवातीन की, इधर से मेल ओपीडी कर रहे हैं। मैं भी जाके बैठ गया, उन्होंने एक ड्रॉज निकाली, डब्बियाँ निकाली होम्योपैथिक की, और चूसने वाली मीठी गोलियां चूस ली। मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है, आप सबको दवा दे रहे हैं एलोपैथी की, कह रहे हैं यार मैं और मेरी फैमिली, ही इज अ हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, FCPS या MCPS इस तरह के फिजिशियन। तो मैंने कहा यार 1000-2000 उनकी फीस भी थी। तो मैंने कहा आप दुनिया को तो आप एलोपैथिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं मैंने अपनी और अपनी फैमिली के लिए ये हमेशा हमने होम्योपैथिक पे डिपेंड किया है, एलोपैथिक मेडिसिन कभी ली नहीं है, तो हमने आदत ही नहीं बनाई। अच्छा ये डॉक्टर साहब जो आप बात कह रहे हैं ना, इसमें कोई शक नहीं, दोहरा नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हर्बल हो या एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक, सब अपनी जगह पर, मैं इस बात पे बिल्कुल भी नहीं वो कहूँगी, सब अपनी जगह पर बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन डिपेंड ऑन यू कि आप उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। आप किसी चीज़ का मिसयूज़ करेंगे वो आपके लिए नुकसान देगा। तो कोई भी, मैं कहूँगी चाहे कोई भी मेडिसिन हो, रेगुलर लेना या उसको ख़ास तौर पे चाहे इंजेक्शन हो या एंटीबायोटिक हो, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जैसे हम शुगर वालों के लिए भी मजबूरी होती है, उनकी एक दवाई लेना ज़रूरी होता है, तो वो दवा लेते हैं, लेकिन साथ साथ हम उनको या कोई भी ट्रीटमेंट उनकी चल रही होती है तो वो डरे ही रहते हैं कि कहीं कभी अक्सर उनकी कभी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी उनकी किडनी इन्फेक्टेड हो जाती है, कभी उनका दिल प्रॉब्लम हो जाती है। ये मैं भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ कि अगर कोई बड़ी बीमारी आपको मजबूरी आ जाए तो इसको रेगुलर लेने से बाद में किसी भी बीमारी में उसके साइड इफ़ेक्ट नमूदार ज़रूर होते हैं। लेट्स सी, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आते हैं और फिर हम सबसे एक मैसेज भी लेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक में। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, पता ही नहीं चला आपसे हल्के फुल्के अंदाज में आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो था दमे के ऊपर, यानी कि अस्थमा और गले की खराश, नज़र ज़ुकाम और चेस्ट इन्फेक्शन, सब बात हुई। तो टाइम यहाँ पर एंड की तरफ जा रहा है, तो सबसे खूबसूरत सबसे मैसेज लेते हैं। सबसे पहले मेहरुन्निसा साहिबा से पूछती हूँ कि मैम, ये हमारे नाज़रीन आप क्या मैसेज देना चाहेंगी मौसम की मुनासबत से? जी, जैसा कि आज हमारा टॉपिक अस्थमा पे है, तो उससे रिलेटेड यही मैसेज है कि पॉल्यूशन से ज़्यादा बचा जाए और आप ख़ुद से कोशिश करें कि माहौल को वो करें। अगर हर बंदा अपने अपने उससे ख्याल करेगा तो शायद हमारा शहर इस तरह, हमारा कराची साफ़ सुथरा हो जाए। और दूसरा ये कि बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज करें और एहतियाती तदाबीर जो अभी सारी डिस्कस हुई है, टिप्स डिस्कस हुई हैं, स्टीम लेते रहें, अपने आप को गर्म रखें ताकि ज़्यादा ठंड लगने के। और ये जो बाइक में लड़कियाँ ये जो घूमते हैं विदाउट हेलमेट या कैप, तो वो बड़ा डेंजरस होता है, उससे भी बचें। सीने पे फिर वो ज़ाहिरी सी बात है, वो कहते हैं हवा लगती है, बड़े जो कहते हैं उसका कहना मानना चाहिए। और सूप और पाए और ये चीज़ों का मौसम है, तो इनका इस्तेमाल करें। है तो बहुत कुछ कहने को, पर टाइम कम है। नहीं, बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि मौसम के अपने आप को, मतलब अक्सर लोग अपने दिखावे के चक्कर में ऐसी ड्रेसिंग कर लेते हैं तो वो बाद में फिर चेस्ट इन्फेक्शन और गले की खराश बन सकती है। और जी हम चाहते हैं डॉक्टर खालिद मोहम्मद खालिद साहब, जी आप क्या करेंगे, कैमरा क्या करेंगे? अगर मैं बात बताऊँ कि जो मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथिक, एलोपैथिक, हर्बल सोर्सेज ऑफ मेडिसिन सबकी एक है, वही प्लांटेशन है, वही आपकी जाके एनिमल्स हैं, वही आपके डिजीज़ के ज़रिए वो मेडिसिन बनाई जाती हैं। प्रोडक्शन का तरीका अलग है। होम्योपैथिक की दवाइयाँ अल्कोहल में सेव की जाती हैं, एलोपैथी के अंदर केमिकल के इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से एक्शन रिएक्शन जल्दी होता है। हर्बल अपने माजून के ज़रिए से करते हैं, लेकिन तरीक़ेकार सबका एक ही है, इससे कोई दो राय नहीं है। आज मैसेज मेरा सिर्फ ये है कि आवाम नास के लिए नहीं है, मैं अपनी मिसेज के लिए कह रहा हूँ। 3 दिन से जो अभी बात हो रही है हर्बल की, 3-4 दिन से मैं एक अपने शोल्डर फ्रोज़न के लिए परेशान था कि शोल्डर फ्रोज़न हो गया। कल मेरी मिसेज ने जो ना जैतून का तेल पकड़ा और मालिश करी, आज माशाल्लाह देखो बेहतर है मेरा। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा आज फिर एक दफ़ा मालिश हो जाए, इंशाअल्लाह ताला कल तक ये सेट हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, जो मैंने अभी कहा था कि जैतून के तेल को हल्का सा गर्म करके, बिल्कुल। उस वक्त क्यों नहीं आप बोल रहे थे? मैं मैसेज घर मेरी बात को पहुँचाना इंडोर्स था, करना था ना कि इसका वक्त मैसेज घर पहुँचाना था। गर्मी तो जाना है। गर्मी से आना। डॉक्टर तारिक नदीम साहब, जी आप क्या कहेंगे, ये कैमरा सर? जी देखें, टॉपिक के लिहाज से सिर्फ इतनी सी बात समझनी चाहिए हमारे व्यूवर्स को ख़ास तौर पे कि एस्थमा लाइक सिम्टम्स जो हैं, इट इज़ नॉट एस्थमा। अगर आपको मामूली विजिंग हो रही है और गला ख़राब है और फिर आपको सांस में तकलीफ हो रही है तो खुदारा उसको एस्थमा मत समझें। सिंपल डॉक्टर से जाके अच्छी सी एंटीहिस्टामिन या कोई भी एंटीबायोटिक अगर ज़रूरत है तो वो लें, और इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने आप को वार्म रखें और हॉट ड्रिंक्स ज़्यादा लें, और एहतियात इलाज से बेहतर है सबसे ज़रूरी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात की। चलिए ये डॉक्टर तारिक साहब, आप इस कैमरे पे क्या कहना चाहिए? मैं तो बस यही कहूँगा कि अपनी जो वो चीज़ें जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, अपने इम्यून सिस्टम को अच्छी रखती हैं, आप वो काम करें, वो जो चीज़ें खाएं। और ठंडे पानी से और ऐसी चीज़ों से, क्योंकि ठंडी कोल्ड ड्रिंक से आपके चेस्ट ख़राब होता है, फिर वही स्टमेटिक प्रॉब्लम और लंग्स का प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है। तो आप देखेंगे चीन में, जापान में वो लोग गर्म पानी पे करते हैं और उनकी एज कितनी होती है, 90-80 तक चले जाते हैं और फिर को फिट होता है, क्योंकि वो ठंडा पानी नहीं पीते। वो ऐसी चीज़ें, वो नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा वो करते हैं। तो मतलब इस पर तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरी ये है कि आप जो है स्टीम वगैरह लें और ज़रूरत के तहत, तो इंशाल्लाह फिर बेहतर रहेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा कि स्टीम लें। और सीज़न वाइज जो फ्रूट, डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा था कि मौसमी जो हमारे पास अल्लाह पाक की नेमतें आती हैं उनका भी इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट है, बहुत कुछ है। चलिए जी हम आगे चलते हैं मोइनुद्दीन साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, आप नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक था स्मोक या अस्थमा, तो इससे बचने के लिए हम इसकी तरफ जाते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें। जहाँ कहीं जा रहे हैं आप और देख रहे हैं कि साहब वहाँ धुआं धूल, तो लाजमी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, सबसे पहली बात। दूसरी है कि उन जगहों पर जाने से गुरेज करें कि जहाँ ज़्यादा धूल, मट्टी या शोर इस किस्म का हो, तो वहाँ ना जाएं।
तीसरे ये कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, बिला ज़रूरत गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें कि साहब कहीं भी जाना है, कोशिश करें कि ऐसी जगह पर रहें कि जहाँ आपको बाहर, क्योंकि आजकल अभी ये 15-20 दिन थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है, उसके बाद तो फिर बॉडी बिल्कुल यूज़ टू हो जाती है, फिर इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जो है ख़ास तौर पर इसकी बहुत ज़रूरत है कि आप अपने आप को कवर्ड करके रखें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इससे महफूज रहेंगे। गुड। पाकिस्तान से मैं सबका, मोइनुद्दीन साहब आपका, डॉक्टर तारिक साहब आपका, डॉक्टर तारिक साहब आपका, तारिक नदीम साहब आपका, और डॉक्टर खालिद साहब आपका, और मैं आपका बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से, आप लोगों ने मुझे इतना कीमती वक्त दिया। आप लोग एक अच्छी अवेयरनेस, अपना टाइम निकाल के आते हैं मॉर्निंग शो में आके हमारे नाजरीन को अवेयरनेस देते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आना कैसा लगता है? बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन। और मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा लगता है कि किसी जगह हम टेंशन में नहीं जा रहे, बिल्कुल रिलैक्स होकर जा रहे थे। किसी इसकी फीस लूंगी डॉक्टर साहब, ये रिलैक्स होने की फीस आप बिल्कुल, जो हाँ, आपने यहाँ के जहनी तौर पर आप रिलैक्स हो जाते हैं, बेगम को मैसेज दे रहे हैं, इसकी फीस चार्ज होगी। डॉक्टर तारिक साहब, आपको कैसा लगता है? बिल्कुल सही कहा आपने, और अच्छी हैवी फीस है। ओके, अभी फीस होगी। हैवी फीस लेनी है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने मुझे इंडोर्स कर दी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? Once again, I would like to say you are looking very nice today. Once again. थैंक यू सो Your As a get up girl and dress also. हाँ, अच्छा, ये माशाल्लाह। गेटअप इसका मतलब है और ये है कि ये आप बड़ी मतलब अच्छी लग रही हैं आज। दबंग लग रही हूँ ना? दबंग लग रही है, और आपने स्टार्ट भी दबंग किया था। स्टार्ट यानी कि पाकिस्तान टैप बॉल की प्रीमियम लीग होने वाली है, तो आपने आपको ये सेलेक्ट ही कर लेंगे ये जो कंपनी वाले। अच्छा, नया नाज़मा बाद में होने वाली है ये 16 दिसंबर से 31 नवंबर दिसंबर सॉरी 16 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 को नया नाज़माबाद में ये TPTL यस यानी कि क्या बोले, पाकिस्तान टैप बॉल प्रीमियम लीग होने वाली है। देखो, मुझे याद हो गया। और ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, मैं कहूँगी ज़ोहैर साहब का, जो नए आने वाले बच्चे हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। एम्पायर तो ले ही लेंगे आपको जी, आपको एम्पायर ले लेंगे, आपको कमेंटेटर ले लेंगे। आप सब लोगों ने कह रहे हैं मुझे एम्पायर ले लेंगे यानी कि आउट करने के लिए आउट। अच्छा, पूरे पाकिस्तान से नौजवान आ रहे हैं, हम सब लोग चलेंगे अपने मॉर्निंग शो को, वहाँ पर हम एज अ मीडिया पार्टनर रिप्रेजेंट करेंगे। गुड मॉर्निंग में सभी को, आप सब लोग जाएंगे, मुझे और मज़ा आएगा, खूब शोर मचाएंगे, अब मैदान सजेगा, टीम और खेल सजेगा, बड़ा मज़ा आएगा। चलें जी, अपना बहुत इस तरह ही मुस्कुराते रहें छोटी छोटी बातों पर, और बेशक हमारा कोई किसी से ब्लड रिलेशन नॉट काउंटेबल, दुनिया में हम सिर्फ सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो इसीलिए छोटी छोटी खुशियों को आपस में शेयर करें, मुस्कुराएं, खिलखिला के। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।